स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, आईटीएफ बोलेंगे उसको मोहब्बत से। ठीक है, आईटीएफ लेक्चर 1। क्या है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक? इनवर्स फंक्शन तो पढ़ ही लिया है, एफ और एफ इनवर्स पढ़ लिया था हमने। क्या होता है भाई, उसका डोमेन रेंज बदल जाती है, बाइजेक्टिव होना चाहिए फंक्शन को इनवर्स लाने के लिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए। आपको लगेगा सर ट्रिग्नोमेट्रिक तो एक भी 6 के 6 में से एक भी बाइजेक्टिव नहीं होता। अब एक आध बच्चे भी सोच रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक बाइजेक्टिव नहीं होता, ट्रिग्नोमेट्रिक बाइजेक्टिव नहीं होता। आप एक आध के दिल में आ गए ट्रिग्नोमेट्रिक बाइजेक्टिव नहीं होता क्या? अरे भाई पूरा ग्राफ पीरियोडिक है, सारे के सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक पीरियोडिक फंक्शन मेनी टू वन होता है, कहां से बाइजेक्टिव हो जाएगा? तो फिर ये क्या खेलता, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक क्यों पढ़ा दिया हमको? तो उसी के लिए हम एक एक करके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझते हैं। ग्राफ आपको 6 के 6 के पता है भाई, ग्राफ पता है, ग्राफ दोबारा टाइम बर्बाद नहीं करूंगा मैं ग्राफ बना के, मुझे पता करवाओगे तो किसी ना किसी वक्त पे आके। ठीक है, पहला समझो, अंडरस्टैंडिंग आईटीएफ में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अगर स्टैंड अलोन चैप्टर पढ़ा रहा हो किसी को कि भैया पहला चैप्टर ही आईटीएफ पढ़ा रहे हैं तो इनवर्स फंक्शन बताना पड़ता है, या फंक्शन पढ़ा दिया हो, पूरी कैलकुलस पढ़ा दिया और फिर आए आईटीएफ पढ़ाने तो फिर इनवर्स फंक्शन पढ़ाना पड़ता है, ये सब आपको जरूरत नहीं बताने की। ठीक, अंडरस्टैंडिंग आईटीएफ में पहला वाला देखो, हम लेते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। ये मेरे पास इनवर्स फंक्शन है। ठीक है, मतलब कि सर हमारे पास था fx इज इक्वल टू साइन x। ठीक है, आपने उसका इनवर्स निकाला, f इनवर्स x इज इक्वल टू वो कितना था, वो था साइन इनवर्स x। अगर फंक्शन आपका fx है तो इनवर्स उसका ये है, लेकिन क्योंकि चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का है तो इसी को fx लेके चलते हैं। ठीक है, अब अगर ये इनवर्स निकलना है तो मैं आपसे एक बात पूछता हूं, दो तरीके से, क्योंकि अभी तो चैप्टर स्टार्ट हुआ, आपको पता है चैप्टर स्टार्ट में तो धीरे धीरे बात आगे बढ़ती है, कि ये जाती है y इज इक्वल टू एक्स की लाइन। आपके दिल में आएगा कि सर अगर ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, इसका मतलब कि y इज इक्वल टू एक्स की लाइन में साइन इनवर्स जो है वो साइन एक्स की मिरर इमेज होता होगा। हाँ बिल्कुल मिरर इमेज होता है। अच्छा, साइन इनवर्स जो है वो साइन एक्स की मिरर इमेज है, दिखाओ कहां है भैया मिरर इमेज? ये π/2 पर 1, मतलब ये वाला पॉइंट है π/2, 1। ठीक है, y/x की लाइन के नीचे ही चलता है वो, y/x की लाइन के ऊपर नहीं जाता साइन x, नीचे ही नीचे चलता है। साइन x इज ऑलवेज लेस देन x, फॉर x ग्रेटर देन 0 साइन x इज ऑलवेज लेस देन x। ठीक है, अच्छा, और इस तरफ -1 माइनस π/2। सर इतना ही क्यों बनाया भैया? अगर π/2 के आगे बढ़ा दिया मैंने तो π/2 के आगे बढ़ाती, आपको पता है π/2 पे मैक्सिमम हो चुका है साइन नीचे गिर जाएगा, और नीचे गिर जाएगा तो वर्टिकल लाइन 2 बार कट कर जाएगी, मेनी टू वन हो जाएगा। आपको तो ये देखना है 1 to 1 कितने इंटरवल में रहता है, क्योंकि बाइजेक्टिव फंक्शन कहीं तो निकाल सकते हो इनवर्स, बाइजेक्टिव के लिए 1 to 1 होना चाहिए। आपने साइन का ग्राफ देखा, आपने कहा इतने पार्ट में इंक्रीजिंग रहता है पूरे में, ठीक है, इतने में 1 to 1 है, जैसे ही π/2 के आगे बढ़ेंगे नीचे की तरफ आ जाएगा, इन दोनों पॉइंट पे सेम वैल्यू, π/2 से पहले और π/2 के बाद की वैल्यू सेम हो जाएगी, मैनी टू वन बन जाएगा। इनवर्स नहीं निकाल सकते, इतने का निकाल सकते हैं, तो निकालो इनवर्स। तो देखो भाई, तो आपको पता है इसका ये π/2, 1 का पॉइंट है, इसका 1, π/2 आएगा। भाई मिरर इमेज कैसे आती है? एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पलट जाते हैं, ऐसी इसकी आएगी। ठीक है, इसकी मिरर इमेज आएगी -1, -π/2, -1, -π/2। कैसे? यहां से मिरर इमेज ऊपर की तरफ जाएगा, देख लो, ये था इसकी मिरर इमेज, ये था इसकी मिरर इमेज, ये ऐसे बन गया। अच्छा, अब आप सिर्फ ध्यान लगा के सिर्फ ग्रीन वाला फंक्शन देखो, ग्रीन वाला फंक्शन ये आपको ऐसे उल्टा फा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ठीक है, ये ऊपर से ऊपर कहां तक गया? π/2 तक, नीचे से नीचे कहां गया? -π/2 तक। ये यहां पर कहां तक गया? 1 तक, और इधर कहां तक गया? -1 तक। उल्टा फा, यही ग्राफ बनाया था मैंने इनवर्स। अब जब हम सिर्फ इनवर्स बना रहे होते हैं तो थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, वही ग्राफ बना हुआ है देखो ग्रीन कलर में। तो y इज इक्वल टू एक्स में मिरर इमेज, मिरर इमेज कितने पार्ट की? जितने पार्ट में साइन एक्स इन्वर्टेबल था। इन्वर्टेबल का मतलब बाइजेक्टिव था, बाइजेक्टिव का मतलब 1 to 1 और ऑन टू होने के लिए तो आपको पता है कोडोमेन पता होना चाहिए, लेकिन 1 to 1 तो आप ग्राफ देख के बता सकते हो। इतने पार्ट का ग्राफ आपका 1 to 1 होता है। एक तरीका हुआ, दूसरा तरीका समझना कि अगर आपके पास लिखा हुआ है
y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो एक बार को इसे x इज इक्वल टू साइन वाई लिख दूं क्या? ये क्या लिख दिया सर? x इज इक्वल टू साइन वाई। ये ग्राफ कैसा होगा? इसके अंदर ये बन गया आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये बन गया डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब आपको पता है सर x की तो वैल्यू रहनी है -1 से 1 तक और y की वैल्यू कोई भी रियल नंबर। ऐसे तो होगा भाई, x साइन की वैल्यू क्या, साइन की वैल्यू x के बराबर है, तो साइन -1 से 1। मैं इनवर्स की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो इसका ग्राफ बना रहा हूं बस, x इज इक्वल टू साइन वाई का। देखना भाई ऐसे जाएगा ग्राफ। बल्कि क्यों इतना क्यों, वही जैसा ग्राफ हम बनाते हैं भाई। पहले वो जब साइन एक्स होता था, y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो x एक्सिस पे चलता था। अब x इज इक्वल टू साइन वाई है तो y एक्सिस पे चलेगा। ठीक है, यहां पे y पॉजिटिव रहेगा, x भी पॉजिटिव रहेगा। ये ऊपर वाला पॉइंट कौन सा होगा? पाई। क्यों? 0 से पाई में ये ऊपर वाली चीज आती थी ना यहां पर, अब वो इधर आएगी क्योंकि y एक्सिस पे चला रहे हो आप। अच्छा ये बना लिया, ये y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब आप तो कहोगे लेकिन सर ये तो फंक्शन ही नहीं है। फंक्शन क्यों नहीं है? ये तो कर्व तो बन गया, फंक्शन क्यों नहीं है? ये फंक्शन इसलिए नहीं है, वर्टिकल लाइन टेस्ट फेल कर गया। बताया था कि वर्टिकल लाइन अगर 2 बार कट कर जाए तो आप उतना पार्ट काटोगे जहां पर वर्टिकल लाइन टेस्ट फेल ना कर रहा हो। यहां से लेकर यहां तक का पार्ट मैंने काट के अलग कर लिया। ये वाला पार्ट कौन सा था भाई? मैक्सिमम वैल्यू थी ये साइन की, मतलब कि एक्स की वैल्यू 1 थी यहां पर, ये मिनिमम थी -1 थी। यहां पे कहां पर? π/2 पर, यहां पर -π/2। इतना पार्ट जो है काट के अलग किया आपने, इतना पार्ट। ये वाला पार्ट आपका, ये वाला पार्ट भी x इज इक्वल टू साइन वाई ही है, लेकिन ये वाला पार्ट x इज इक्वल टू साइन वाई फंक्शन की तरह है। यहां पूरा कर्व बना दोगे तो फंक्शन की तरह नहीं रहेगा। जैसे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, आपके पास ये पैराबोला होता है, ये फंक्शन थोड़ी होता है ये। लेकिन अगर आप सिर्फ इतना पार्ट काट लो तो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स, तब वो फंक्शन बन जाता है वर्टिकल लाइन टेस्ट। तो x इज इक्वल टू साइन वाई, और इसको आप अगर लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स है। कितने पार्ट में? इतने पार्ट में, इतने पार्ट में। तो ऐसे तो ग्राफ होता है साइन इनवर्स का। और कैसे ग्राफ होता है? ये सर क्या किया था, ये बेल चढ़ा दी थी मैंने इसके ऊपर, y के ऊपर। जैसे साइन चलता है x के ऊपर, अब अगर x इज इक्वल टू साइन वाई है तो ऐसे चलेगा। अच्छा अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, इतनी बात समझ गए। तो जब आपको फंक्शन ही बनाना था, वर्टिकल लाइन टेस्ट से ही बचाना था उसको, तो यहां भी तो काट सकते थे। और यहां क्या, यहां भी काट सकते थे भाई। इतने पार्ट में काट लेता मैं तो भी वर्टिकल लाइन टेस्ट, इतने पार्ट में काट लेता तो भी वर्टिकल लाइन टेस्ट। अब सुनना बात कि प्रिंसिपल वैल्यू आपकी -π/2 से π/2 है, इसलिए स्टैंडर्ड नोटेशन बना दिया गया। काट के आप उसे कहीं से भी क्या बता सकते हो? इनवर्स फंक्शन बना सकते हो। और इसका यूज आपको हायर मैथमेटिक्स में आ सकता है, लेकिन 12th क्लास तक जब जब आप इनवर्स फंक्शन की बात करोगे तब तब कौन सा वाला पार्ट लोगे? ये प्रिंसिपल वैल्यू वाला, जब साइन इनवर्स की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में, -π/2 से π/2। ठीक है, कटने को ये वाला भी कट सकता है और ये वाला भी कट सकता है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है। आपके में कौन सा? ये वाला। ठीक है, आओ एक और देखें। मैं दूसरे में आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूं। आपको y इज इक्वल टू कॉस एक्स से फिर आपको y इज इक्वल टू सेक एक्स, इन दोनों का ग्राफ बनाना तो आता था कि कॉस का ग्राफ कैसे बनता था ऐसे, और फिर कॉस से सेक कैसे बनाते थे कि जहां पर कॉस ये, अरे कॉस जहां वन है उससे जब कॉस नीचे गया तो इसे ऊपर उठा दिया, जब नेगेटिव में है तो ऐसे ले गए। ये वाला ग्राफ किसका ग्राफ होता था? सेक एक्स का। ये ग्राफ आपको पता है, ये तो मैंने रफ बनाया है अभी। ठीक है, मैं सेक इनवर्स बनाना चाह रहा हूं। सेक इनवर्स सर, साइन इनवर्स तो बता दी, कॉस इनवर्स नहीं बताओगे, 6 के 6 थोड़ी बताऊंगा ग्राफ बना के कि ग्राफ कैसे निकल कर आता है। मैं तो सेक की बात कर रहा हूं। सेक के लिए आपको एक चीज बस समझानी थी कि कॉस का इस गुंबद से सेक ऊपर की तरफ उठता है। अब हम क्या देख रहे हैं कि अगर आपके पास x इज इक्वल टू कॉस वाई है और उससे आपको x इज इक्वल टू सेक वाई बनाना है, अगर x इज इक्वल टू सेक वाई है तो y इज इक्वल टू सेक इनवर्स हो जाएगा। फिर बात वही है कि सर सेक इनवर्स निकाला कैसे? सेक तो बाइजेक्टिव होता ही नहीं है, तो बाइजेक्टिव पार्ट काटने का प्रोसेस दिखा रहा हूं। कॉस वाई को देखो, x इज इक्वल टू कॉस वाई,
ये बना आपका x इज इक्वल टू कॉस वाई, ठीक है। उल्टा मत बना देना, ये इस तरफ आएगा, इस तरफ नहीं आएगा। क्यों इस तरफ क्यों आएगा? कि यहां पर y की वैल्यू आपके पास ये -π/2 से लेकर π/2 तक होगी, ठीक है। उस टाइम पे cos होता है पॉजिटिव, cos पॉजिटिव मतलब x पॉजिटिव मतलब राइट साइड में जाएगा ग्राफ, ठीक है। अच्छा, इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर सर सेक का बनाना पड़ जाए तो देखो कैसे बनाते थे सेक का, ऐसे ही तो उठाते थे, ये नेगेटिव साइड में, सेक का फिर इस तरफ बनेगा सब y के x इज इक्वल टू सेक वाई बना रहा हूं। ये रेड में क्या बनाया है, x इज इक्वल टू सेक वाई। ये कौन सा फंक्शन है, ये x इज इक्वल टू सेक वाई का, ठीक है। अगर वो x इज इक्वल टू सेक वाई है तो उसके अंदर से उतना पार्ट काट लेते हैं जो प्रिंसिपल वैल्यू है। कॉस सेक में प्रिंसिपल वैल्यू आपकी कहां तक जाएगी, पाई तक जाएगी, यहीं तक आपका फंक्शन भी रहेगा। कैसे? देखो यहां अगर इतने पार्ट को लिया तो वर्टिकल लाइन टेस्ट फेल कर रहा है, y इज इक्वल टू एफ नहीं बन सकता, वर्टिकल लाइन टेस्ट फेल कर रहा है। इतने पार्ट को लिया तो वर्टिकल लाइन टेस्ट फेल कर जाएगा, y इज इक्वल टू एफ वाला फंक्शन नहीं बन सकता। तो ये वाला पार्ट ले लो और इसका आधा पार्ट ले लो। कौन सा पार्ट ले लो, शेड करके दिखा दो सर। लो देखो, ये दो लाइन जो है इनके बीच में जो पार्ट आ रहा है ना, ये इस पार्ट को काट लिया मैंने और इस पार्ट को काट लिया, ये लाइन, मतलब कि ये वाला ग्राफ ये जा रहा है आपके पास और ये π/2 की लाइन को टच नहीं करता हुआ। इसी में अगर आपको देखोगे तो ये रहा कॉस इनवर्स, देखो उल्टा फ बना हुआ है, ये उल्टा फ बना हुआ है, ये रहा कॉस इनवर्स, ठीक है। और इसी के कोरस्पॉन्डिंग आपके पास क्या चला गया यहां पर, सेक इनवर्स। तो ये जो ब्लैक में ग्राफ बना हुआ है ये है y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x इज इक्वल टू सेक वाई, तो ये पूरा है लाल वाला। x इज इक्वल टू सेक वाई से अगर आपको y इज इक्वल टू सेक इनवर्स निकालना है, इसका मतलब आपको चाहिए एक इनवर्स फंक्शन। किसका इनवर्स? सेक इनवर्स का फंक्शन। सेक इनवर्स का उतना पार्ट लोगे जितना बाइजेक्टिव होगा, सेक इनवर्स का उतना पार्ट जितना बाइजेक्टिव होगा, ठीक है। या फिर अगर आप x इज इक्वल टू सेक वाई से उठा रहे हो तो आप ये देखोगे उतना पार्ट प्रिंसिपल वैल्यू के पास, प्रिंसिपल वैल्यू ओरिजिन के पास वाली वैल्यू जो कि आपको फंक्शन बना के दे। फंक्शन मतलब वर्टिकल लाइन टेस्ट फेल ना करे। वर्टिकल लाइन टेस्ट इसको ले लिया, नीचे गए तो कर गया वर्टिकल लाइन टेस्ट, ऊपर गए अभी नहीं किया, और ऊपर चलेगा वर्टिकल लाइन टेस्ट, जरा से ऊपर बढ़ती फेल कर जाता। वर्टिकल लाइन अगर 2 बार कट कर जाए तो बस इतना पार्ट उठा लिया और ये आपका। और ऐसे ही होता है, आपको पता है कि जहां कॉस टकरा है वहां से क्या उठा देना है, सेक इनवर्स का ग्राफ उठा देना। ग्राफ तो याद होने चाहिए 6 के 6 के, ग्राफ नहीं है, नहीं कि ग्राफ याद नहीं है सर हमको जो आपने 6 ग्राफ पढ़ाए थे हमने सोचा था उन्हें बाद में याद कर लोगे आप, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में उन्हें दोबारा बताओगे। बता तो दिए दो, यही बता दिए कैसे बन रहे हैं। उसी सेक इनवर्स को आप क्या कर सकते हो, सेक एक्स बनाओ और मिरर इमेज पकड़ा लो। मिरर इमेज किसके अंदर, वाई एक्स, और सॉरी वाई इज इक्वल टू एक्स में मिरर इमेज। अब वो सब होता रहेगा, उसकी नीड नहीं है आपको। कैसे आया वो ग्राफ, इसकी नीड नहीं है एग्जाम के लिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट के लिए आपको सब चीज की नीड है, फिर आप किस चीज से नहीं रखते, फिर इतने सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फिर तकलीफ में आ जाओगे, ठीक है। एक आध में बता दिया, कॉन्सेप्ट भी बता दिया। नीड आपको किस चीज की, कि आपको 6 के 6 ग्राफ एकदम याद हो, एकदम याद। उसमें उस डोमेन के साथ, रेंज के साथ, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, ऑड है, इवन है, नाइदर इवन है नॉर ऑड है, इस सब के साथ याद हो वो ग्राफ। सर ऑड इवन तो बताया नहीं था आपने, अरे ग्राफ देख के तो अब तो बता ही दोगे कि कौन सा फंक्शन ऑड है कौन सा ऑड नहीं है, अभी नहीं बता पाओगे, ठीक है। ये तो हो गई छोटी सी बात। अब आई प्रॉपर्टीज। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को अगर जल्दी जल्दी पढ़ा दिया जाए ना तो इसी हफ्ते खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर उसमें बीच में एक ऐसे टॉपिक आता है जिसको अगर रटवा दिया जाए तो 3 मिनट है, ठीक है, और अगर समझाया जाए तो ऐसे 1.25 घंटा लगता है, ठीक है। वो थोड़ा सा 1.25 घंटा 1.5 घंटा लग जाता है उसमें, ठीक है। फिर अगले दिन फिर समझाना पड़ता है, फिर वो 1 घंटा और लगता है। रटवा दिया 3 मिनट, वो एक बस डिसीजन रहता है जो स्टूडेंट से पूछना पड़ता है जब आप सामने बैठे हुए होते हो। जब क्योंकि सीधे फॉर्मूला लिख दिया जाएगा तब आपके दिल में सवाल उठते हैं फिर कि सर कैसे हुआ, आप नहीं समझ में आया कि हुआ कैसे, फिर उसमें दिक्कत है। खैर प्रॉपर्टीज में देखो, पहली प्रॉपर्टीज क्या है, पहली प्रॉपर्टी की अगर x की जगह -x रखा जाएगा तो क्या होगा, मतलब कि आपका साइन इनवर्स के अंदर साइन इनवर्स -x, ठीक है, टेन इनवर्स -x और कोसेक इनवर्स -x, ये 3,
तीनों के ग्राफ अगर मैं दिखा दूं आपको तो साइन इनवर्स का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। कोसेक का ग्राफ आपको पता है इसी में, यहां से उठेगा, यहां से उठेगा, और टेन का ग्राफ आपको पता है ऐसा होता है। मैं ग्राफ एक्सप्लेन नहीं करूंगा अब दोबारा, अब आपको ये रटा हुआ होना चाहिए। तीनों के तीनों फंक्शन ऑपोजिट क्वाड्रेंट में मिरर इमेज बना रहा है, साइन इनवर्स भी, ये देखो कोसेक इनवर्स भी, टेन इनवर्स भी, तीनों के तीनों साइन इनवर्स भी, टेन इनवर्स भी, कोसेक इनवर्स भी ऑड फंक्शन है। तीनों के तीनों फंक्शन कैसे हैं? ऑड, ठीक है, ऑड। और ऑड फंक्शन क्या करता है? अगर एक्स की जगह माइनस एक्स डाल दिया तो माइनस को निकाल के बाहर रख देता है, तो माइनस में साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, माइनस में टेन इनवर्स एक्स, माइनस में कोसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑड फंक्शंस, ऑड फंक्शंस। अच्छा सर, और बाकी के तीनों? अब देखो, कॉस इनवर्स के अंदर माइनस एक्स डाला, ठीक है, सेक इनवर्स के अंदर माइनस एक्स डाला, और कॉट इनवर्स के अंदर माइनस एक्स डाला। इतनी बात पे ध्यान देना, कॉस इनवर्स के अंदर माइनस एक्स। अब कॉस इनवर्स आपने कहा वो इवन है, तो वो ऑड थे तो ये इवन हो जाएंगे क्या? नहीं, कॉस इनवर्स का ग्राफ ऐसा होता है, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है, ऑपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। इट इज नाइदर इवन नॉर ऑड। तीनों के तीनों फंक्शन अगर आपको उनका ग्राफ याद हो तो दीज आर नाइदर इवन नॉर ऑड, नाइदर इवन नॉर ऑड। ये अपने आप में निकल कर आते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये निकल कर आएगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और ये निकल कर आएगा आपके पास पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। पाई माइनस, ये पाई माइनस कैसे लगा इसको मैं, इसमें तो ऑड फंक्शन हो गई, बस इसके अंदर मैं पहले वाले को एक्सप्लेन करता हूं आपको, ठीक है। लेट आपको इसकी वैल्यू निकालनी है ना, कॉस इनवर्स के अंदर माइनस एक्स की। इसमें यही प्रूफ्स जो है ना, यही प्रूफ्स काम आते हैं आपके, ठीक है। कॉस इनवर्स के अंदर माइनस एक्स की वैल्यू अगर थीटा है तो माइनस एक्स की वैल्यू आपके पास कॉस थीटा है, माइनस एक्स कॉस थीटा है, तो आपके पास एक्स की वैल्यू जो है वो माइनस कॉस थीटा है। एक्स की वैल्यू अगर माइनस कॉस थीटा है, अब ये ध्यान दो, ये है स्टेप। ऐसा नहीं हो सकता, अगर एक्स की वैल्यू माइनस साइन थीटा होती तो इस माइनस को अंदर ले जाते आप और साइन के अंदर माइनस थीटा लिख देते, साइन के अंदर माइनस थीटा लिख देते हैं, हाँ, क्योंकि साइन के अंदर अगर बाहर माइनस है मतलब वो अंदर से आ सकता है। लेकिन अगर कॉस के अंदर माइनस है तो कॉस माइनस को खा जाता है, बाहर नहीं निकालता है। तो यही आपके लिए स्टार स्टेप होता है इसके अंदर कि एक्स की वैल्यू आपने लिखी कि माइनस कॉस थीटा कब आता है? जब कॉस के अंदर पाई माइनस थीटा लिखा जाए, पाई माइनस थीटा लिखा जाए, हाँ, कॉस पाई माइनस थीटा कितना होगा? माइनस कॉस थीटा, और माइनस कॉस थीटा को क्या लिख दिया? कॉस पाई माइनस थीटा। ये वाली चीज कई बार करते हैं इसलिए स्टार लगवा दिया है, ठीक है। यहां से अगर आप कॉस इनवर्स एक्स निकालो, कॉस इनवर्स, तो वो बराबर किसके होगा? पाई माइनस थीटा की। यहां से अगर मैं थीटा निकालूं तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के, ठीक है। थीटा कितना था आपका? थीटा ही तो था कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो इसका मतलब कॉस इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू आपके पास पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इतनी बात में तकलीफ नहीं होनी चाहिए, देख लो। ये था। तो नाइदर इवन नॉर ऑड में जब x की जगह माइनस एक्स जाएगा तो पाई माइनस करके लिखोगे, अच्छा, ठीक है। ये तो पहली प्रॉपर्टी हुई। दूसरी प्रॉपर्टी है सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री आईटीएफ, ये मैंने वहां भी लिखवा दिया। आईटीएफ इज इक्वल टू पाई बाई 2, मतलब कि अगर आप साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स कर रहे हो तो वो पाई बाई 2 आएगा। आप अगर टेन इनवर्स एक्स प्लस में कॉट इनवर्स एक्स कर रहे हो तो वो भी पाई बाई 2 आएगा। अगर आप सेक इनवर्स एक्स प्लस में कोसेक इनवर्स एक्स कर रहे हो तो वो भी पाई बाई 2 आएगा। ये हमेशा कितने रहेंगे? पाई बाई 2 रहेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री आईटीएफ का सम जो होगा, कॉम्प्लीमेंट्री तो आपको समझ रहे हो, साइन कोसाइन, टेन कोटेंजेंट, सेक कोसेक कोसिकेंट, सीकेंट कोसिकेंट, इसमें को लगता है वो कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स, इसको एक को हम प्रूफ कर देते हैं। कैसे आया? तो आपने माना कि लेट कॉस थीटा जो है आपके पास, सॉरी, कॉस इनवर्स एक्स जो है उसे मैंने थीटा ले लिया। यहां से मेरे एक्स की वैल्यू कितनी निकल आई? कॉस थीटा। एक्स की वैल्यू अगर कॉस थीटा निकल आई तो एक्स की वैल्यू आपके पास साइन के अंदर पाई बाई 2 माइनस थीटा लिखी जा सकती है भाई। साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा ही तो कॉस थीटा के बराबर होता है, ठीक है। यहां से आपका साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई बाई 2 माइनस थीटा, साइन को मैं इधर ले आया, साइन इनवर्स एक्स बन गया, वो थीटा भी इधर आ गया,
तो थीटा प्लस साइन इनवर्स, और थीटा कितना लिया था आपने, कॉस इनवर्स। ठीक है, यहां से आपने बोला कि सर थीटा प्लस साइन इनवर्स मतलब हमारे पास π/2 है, इसका मतलब कॉस इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स x की वैल्यू कितनी है, π/2। इतनी बात में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसमें एक बात और आती है, एक और नोट डाल के बात आपको समझनी है, नोट डाल के कि अगर आपके पास इफ साइन इनवर्स x प्लस में कॉस इनवर्स y, x और y अब वेरिएबल की तरह ट्रीट हो रहे हैं, ये π/2, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू y। इसका मतलब है कि x फॉर ऑल, तीनों के लिए, किस tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y। ठीक है, ये किस, फॉर ऑल कॉम्प्लीमेंट्री, फॉर ऑल लिखना था, फॉल लिख दिया, अच्छा फॉर ऑल कॉम्प्लीमेंट्री वाले जो तीनों हैं उनके लिए, कि अगर साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y जो है वो π/2 आ गया है, तो ये तभी हो सकता है जब ये बराबर हो। कॉस साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x होता है ना π/2, कॉस इनवर्स y आया तभी पॉसिबल है जब दोनों बराबर हो। अगर आपको शक लग रहा है, मैं आपके सामने इसका प्रूफ दे देता हूं कि यहां से कॉस इनवर्स y की वैल्यू निकल कर आई π/2 माइनस साइन इनवर्स x। ठीक है, π/2 माइनस साइन इनवर्स x बन जाएगा कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। देख लो भाई कहां गया, ये रहा। ठीक है, अगर मैं साइन इनवर्स को उधर ले जाऊंगा तो π/2 माइनस साइन इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा, कॉस इनवर्स x के। ये हो गया। अब कॉस के बारे में आपको पता है कि कॉस इज अ 1-to-1 फंक्शन, कॉस इनवर्स, सॉरी कॉस नहीं, कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स कैसा फंक्शन है, 1-to-1। 1-to-1 फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर फंक्शन की x1 पे वैल्यू बराबर आ गई फंक्शन की पे x2 की वैल्यू के, दिस इंप्लाइज, तभी पॉसिबल होता है कि x1 और x2 बराबर हो जाए। 1-to-1 फंक्शन में ऐसा थोड़ी होता है भाई, ये कॉस इनवर्स का मतलब फंक्शन की वैल्यू, कॉस इनवर्स की वैल्यू मतलब फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू x की दो अलग अलग वैल्यू के लिए इनपुट, दो अलग अलग इनपुट के लिए सेम आ रही है, दो अलग अलग इनपुट के लिए सेम आ रही है, तो आपको पता है x का तीर भी लग रहा है, y का तीर भी लग रहा है, उसी को मैनी टू वन फंक्शन होना चाहिए। लेकिन कॉस इनवर्स तो भैया डिक्रीजिंग फंक्शन 1-to-1, और डिक्रीजिंग फंक्शन, आपको 1-to-1 फंक्शन की प्रॉपर्टी पता है कि अगर फंक्शनल वैल्यू सेम है तभी पॉसिबल है जब अंदर वाले दोनों सेम हो, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू x, x और y बराबर होंगे। इस बात पे ध्यान, ठीक है। क्वेश्चन देख लो छोटा जल्दी से, दो क्वेश्चन देख लेते हैं। वैल्यू ऑफ, आपके पास लिखकर आ गया साइन इनवर्स के अंदर 3 + x प्लस में साइन इनवर्स x प्लस में कॉस इनवर्स के अंदर 3 + x प्लस में कॉस इनवर्स x की वैल्यू कितनी होगी, की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, दिल में सवाल क्या आता है इसके अंदर कि सर चालाकी तो आपने कर दी लेकिन हम समझ चुके हैं, कहां गया। साइन इनवर्स के अंदर और कॉस इनवर्स के अंदर, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स ने आंसर कितना दिया है, π/2। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x ने आंसर कितना दिया है, π/2। और इन दोनों को सम करके बता दो क्या, पाई के साइन इनवर्स के अंदर कुछ भी जाए, कॉस इनवर्स के अंदर कुछ भी जाए। ठीक है, साइन इनवर्स सेम चीज लिखी हुई है, कॉस इनवर्स जो साइन इनवर्स के अंदर लिखा हुआ है कॉस इनवर्स, कॉम्प्लीमेंट्री आईटीएफ का सम π/2, कॉम्प्लीमेंट्री आईटीएफ का सम π/2 एकदम गलत आंसर होता है। क्यों होता है गलत आंसर? फॉर दिस फंक्शन टू एग्जिस्ट, साइन इनवर्स के बारे में और कॉस इनवर्स के बारे में आपको पता है कि x की वैल्यू -1 से 1, इंटरसेक्शन में 3 + x की वैल्यू भी -1 से 1। भाई इस वाले साइन इनवर्स के लिए डोमेन सेटिस्फाई होना चाहिए ना। सर आपने डोमेन नहीं लिखवाया, मैं पढ़ा चुका हूं फंक्शन में। अगर आपने आज कोचिंग ज्वाइन करी है तो बहुत तकलीफ हो जाएगी इसमें। डोमेन कैसे क्या होता है, साइन इनवर्स कोई भी फंक्शन आपने लिखा उसका डोमेन तो सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब 3 + x की वैल्यू -1 से 1 में रहेगी तभी साइन इनवर्स एक्सेप्ट करेगा। x की वैल्यू भी -1 से 1 में रहनी चाहिए। तो x की वैल्यू यहां के हिसाब से आपके पास -4 से लेकर -2 में आ गई। जब आप इंटरसेक्शन लेने जाओगे तो ये रहा -4, ये रहा -2, ये रहा -1 और ये रहा 1। एक पार्टी कह रही है -4 से -2, एक पार्टी कह रही है -1 से 1। मतलब x की तो कोई वैल्यू ही नहीं आ रही। अब x की कोई वैल्यू ही नहीं आ रही तो ये फंक्शन ही नहीं बनेगा। जब ये बनेगा ही नहीं तो इसका क्या कॉम्प्लीमेंट्री आईटीएफ का सम निकालोगे? अगर आपको तकलीफ है तो मैं यहां पे एक बात और लिखवा देता हूं कि इसमें आपका x जो है वो -1 से 1 में बिलोंग करना चाहिए भाई। ठीक है, इसके अंदर आपका x r को बिलोंग कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर आपका mod x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मतलब x 1 से बड़ा या -1 से छोटा। ठीक, इनके डोमेन सेटिस्फाई होने चाहिए। डोमेन नहीं सेटिस्फाई होंगे तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। एग्जिस्ट नहीं करेंगे, कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, सम क्या करोगे उसका? तो ये अपने आप में ट्रिक सा क्वेश्चन होता है। क्लास में लगाओ, देखते ही बच्चे बहुत तेज आंसर देते हैं, पाई होगा सर।
बात ठीक है, पाई वो हो जाता, लेकिन जब डोमेन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। आप कहोगे सर एक को करवा लो ना, एक को π/2 दूसरे को हटा देते हैं। फंक्शन ऐसा थोड़ी होता है, फंक्शन में अगर चारों फंक्शन नहीं एग्जिस्ट कर रहे एक्स की किसी वैल्यू के लिए, ठीक है, फंक्शन पूरा नहीं एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखो भाई, वैल्यू ऑफ, अरे नहीं वैल्यू ऑफ नहीं है, साइन इनवर्स के अंदर लिखा हुआ है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में एक्स क्यूब बाई, भैया क्वेश्चन में लग रही है गड़बड़। नहीं सही है, सही है, सही है, चेक कर लिया मैंने, एक्स क्यूब बाई 4, ठीक है, माइनस चलता जा रहा है ऐसे इनफाइनाइट तक, ठीक है, प्लस में आपके पास कॉस इनवर्स के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में एक्स स्क्वायर बाई 2, एक सेकेंड, एक्स की पावर 4/2 प्लस में एक्स की पावर 6/4 माइनस चलता जा रहा है इनफाइनाइट तक इज इक्वल टू π/2। ठीक है, आपने यहाँ पे बोला साथ साथ x इज नॉट इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू, x की क्या वैल्यू होगी अगर 0 नहीं है तो, 0 नहीं है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 4 यही से इनफाइनाइट तक, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4/2 प्लस एक्स की पावर 6/4, ठीक है, ये पड़ा हुआ है कॉस के अंदर, ठीक है। अच्छा, ये अपने आप में आपके पास ऐसे लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स के अंदर a गया प्लस में कॉस इनवर्स के अंदर b गया और वैल्यू कितनी आ गई, π/2 आ गई, इज इक्वल टू इन दोनों का सम, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स π/2 दे रखा है। आपको अभी अभी प्रॉपर्टी लिखवाई है मैंने, अगर ऐसा हो जाए तभी पॉसिबल है जब a की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, b के बराबर हो जाए। a क्या था आपका, ये b क्या था, वो रख दूं वैल्यू बराबर, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में एक्स क्यूब बाई 4 माइनस चलता जा रहा है इनफाइनाइट तक इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4/2 प्लस एक्स की पावर 6/4 माइनस चलता जा रहा है इनफाइनाइट तक। ठीक है, इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं। अच्छा, x कॉमन निकाल के, x कॉमन निकाल रहा हूं, सेकंड, 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस में एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स बच गया ना, एक्स 1 माइनस एक्स बाई 2 सॉरी एक्स स्क्वायर बाई 4, ठीक है, माइनस में आपके पास कितना निकल कर आएगा, एक्स क्यूब बाई 8, 2 के मल्टीपल चल रहे हैं वो इनफाइनाइट, इज इक्वल टू, यहां से आपने क्या किया, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, चलो ठीक है, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में एक्स की पावर 4/4 माइनस में एक्स की पावर, अब अगला जो टर्म होगा स्क्वायर स्क्वायर चल रहा है तो वो पावर 8 होगा, 8 के साथ नीचे 2 चल रहा था, 2 की पावर चल रही थी, एक्स की पावर में 6 बचेगा, मतलब डिवाइड बाई 8 इनफाइनाइट तक, ये निकल कर आया। ठीक है, अब इस वाले x से उधर वाला x कैंसिल कर रहा हूं, ऐसे अगर हम कैंसिल करते हैं तो एक रूट कट जाता है, इसलिए कैंसिल नहीं करना चाहिए, लेकिन वो रूट कौन सा होता है, वो रूट होता है जिस टर्म को कैंसिल किया है वो टर्म इज इक्वल टू 0, मतलब x को कैंसिल कर रहा हूं तो x इज इक्वल टू 0, और आपको पता है आप x को 0 ले नहीं सकते, तो उस रूट का में वैसे भी कोई काम नहीं है, आपने कैंसिल कर दिया। जैसे ही आपने कैंसिल कर दिया, अब आपको यहां आगे भी देखने लग गया कि सर ये अपने आप में इनफाइनाइट जीपी बनी हुई है, दोनों अपने आप में इनफाइनाइट जीपी बनी हुई है, तो इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगा दूं, क्या होता है इनफाइनाइट जीपी का, a अपॉन 1 माइनस आर, 1 आर कितना है इसका, माइनस एक्स बाई 2, देख लो 1 से माइनस एक्स बाई 2 कैसे बनेगा, और ऑल्टरनेट प्लस माइनस चल रहे हैं तो आर नेगेटिव है। ठीक है, यहां से ये बनाना है अगर आपको, तो माइनस एक्स बाई 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर बाई 4, माइनस एक्स बाई 2 आया। ठीक है, तो 1 माइनस में माइनस एक्स बाई 2, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स बचा हुआ है, वहां पर देखो, यहां पर आपके पास 1 से अगर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 बन गया तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इसका आर है, आर मतलब कॉमन रेशियो, ठीक है, आर इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, कॉमन रेशियो इसका और कॉमन रेशियो उसका इनफाइनाइट जीपी का, तो 1 अपॉन 1 माइनस आर की जगह पर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, यहां से आपके पास निकल कर आया 2 अपॉन 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये एक्स लिखा हुआ है, 2 अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर। कुछ तो गड़बड़ सी लग रही है इसमें, सॉल्व हो जाएगा क्या, ये हो ही जाना चाहिए। अरे हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 4 प्लस 2x स्क्वायर
इज इक्वल टू 4x 2x इंटू 4x प्लस में 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर से 2x कट गया, x की वैल्यू निकल आई 1। x की कितनी वैल्यू निकल आई 1। सिंपल, ये हो गया। हाँ, x की वैल्यू 1, 0 तो हो नहीं सकती थी, 1 निकल आई वैल्यू। क्या कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व किया हमने? ये कॉन्सेप्ट क्या लगाया कि अगर कभी भी आपके पास साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स π/2 दे रखा है, तो दोनों का अंदर वाले जो टर्म है वो सेम रहे होंगे, वही सेम कर दिया और फिर इनफाइनाइट जीपी दिख गई, कोई तकलीफ की बात ही नहीं हुई इसके अंदर। एक क्वेश्चन आपका 2001 में, ठीक है, जेई एडवांस ने पूछा है, आईआईटी ने पूछा था, मतलब यही सेम क्वेश्चन, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड, कि तब ए इज इक्वल, तब ये नई बात थी, लेकिन वो होप कोई ऐसी नई बात उस टाइम पे भी होती तो कोई फर्क नहीं है। 1-to-1 फंक्शन का कॉन्सेप्ट लगा के निकाल ही लेते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कौन सी दो प्रॉपर्टी हुई ना आपके पास? दो, तीसरी प्रॉपर्टी 3, क्या कहती है प्रॉपर्टी 3? समझना भाई, कि अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गया है डायरेक्टली आईटीएफ, मतलब ये दोनों सेम है, ठीक है, तो आंसर एक्स निकलेगा। दोनों सेम का मतलब कि अगर ये साइन है तो वो साइन इनवर्स है, ये कॉस है तो वो कॉस इनवर्स। ऐसा नहीं कि ये तो कॉस है और उधर साइन इनवर्स आया है, नहीं, सेम है। अच्छा, डिफरेंट हो जाएंगे तो क्या करेंगे सर? वो पढ़ाएंगे ना, आगे भी पढ़ाएंगे, ठीक है। सेम है अगर ये, मतलब कि अगर आपके पास साइन के अंदर साइन इनवर्स एक्स गया है, ठीक है, तो वो साइन और साइन इनवर्स एक दूसरे को काटेंगे। ये पीरियोडिक फंक्शन है, ये नॉन पीरियोडिक है। पीरियोडिक के अंदर नॉन पीरियोडिक गया है, नॉन पीरियोडिक निकलेगा। उल्टा होता है जब साइन इनवर्स बाहर और साइन अंदर, वो थोड़ी तकलीफ दे प्रॉपर्टी आएगी आगे, ठीक है। सिमिलर तरीके से अगर आपके पास कॉस के अंदर कॉस इनवर्स गया है तो भी कितना निकलेगा? कॉस और कॉस इनवर्स एक दूसरे को डायरेक्ट काटेंगे, डायरेक्ट। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि अंदर वाला नॉन पीरियोडिक है, फंक्शन नॉन पीरियोडिक, ठीक है। लेकिन एक बात इसके अंदर पक्की है, दोनों ही केस में एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बाहर नहीं जा सकती। कि आपका y इज इक्वल टू था तो ये, कि y इज इक्वल टू ये फंक्शन था, y इज इक्वल टू एक्स की लाइन तो बन गई, लेकिन x पड़ा था साइन इनवर्स के अंदर, और साइन इनवर्स के अंदर अगर कुछ पड़ा हुआ है तो वो -1 से 1 के बाहर नहीं जाएगा, मतलब y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ तो आएगा कहां से कहां तक? -1 से 1 तक, बस इस डिब्बे में बंद होकर, इसके बाहर नहीं जाएगा, इतना ही ग्राफ है बस। ये नहीं कि y इज इक्वल टू एक्स की पूरी लाइन खींच दिया आपने, नहीं, इतना y इज इक्वल टू एक्स बस। कोई कहे कि इसमें 5 पुट कर दिया किसी ने आपके सामने आपके साथ fx बोला, ये fx इज इक्वल टू साइन के अंदर साइन इनवर्स x दिया और पूछ लिया कि f पाई की वैल्यू बताओ। आप तो बहक गए पाई को देख के कि हाँ ट्रिग्नोमेट्री भी है तो पाई पे निकाल ही लेंगे। आपने फौरन बोला साइन और साइन इनवर्स ने एक दूसरे को काटा, मतलब मेरा fx इज इक्वल टू एक्स है, fx इज इक्वल टू एक्स बोलते ही f पाई की वैल्यू पाई के बराबर, f पाई की वैल्यू पाई के बराबर, एकदम यहीं पे बात सारी गलत हो गई। आप बोल दोगे कि उसका डोमेन कह रहा है कि x की वैल्यू x से बड़ी पुट ही नहीं कर सकते, हम पुट ही नहीं कर सकते, यहां पर ये फंक्शन ही बना एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो पाई कहां से पुट कर लेंगे? ठीक है, जोश में नहीं आ जाना देखते कि पाई पूछ लिया, अरे अरे पाई तो बहुत आसानी से निकालेंगे, हमें आता है काटना, एक्स बोलना सीधे, ध्यान देकर, ठीक है। दूसरा वाला फिर इसके अंदर पहला हो गया, पहले हो गया ये, दूसरा आपका कि अगर आपके पास tan के अंदर tan इनवर्स x बैठा है, ठीक है, y इज इक्वल टू, तो ये x निकलेगा, ऐसी कॉट वाला निकलेगा। इसके अंदर आपको पता है x बिलोंग्स टू r, क्योंकि tan इनवर्स के अंदर बैठा था x के ऑल रियल नंबर्स, x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r है, मतलब y इज इक्वल टू x की लाइन निकली पूरे x बिलोंग्स टू r के लिए, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r, कोई तकलीफ की बात ही नहीं, ये सेम कॉट इनवर्स के लिए होगा। तीसरा वाला, तीसरा क्या है कि अगर y की वैल्यू आपके पास सेक के अंदर सेक इनवर्स x बैठा है, वही सेक पीरियोडिक है, उसके अंदर नॉन पीरियोडिक है, y इज इक्वल टू एक्स की लाइन बनेगी जहां पर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 यूनियन x लेस देन और इक्वल टू -1, मतलब x की वैल्यू 1 से बड़ी रहनी है और -1 से छोटी रहनी है। देखना भाई, y इज इक्वल टू एक्स की लाइन जाती तो है ऐसे, ठीक है,
ठीक है, ये y इज इक्वल टू एक्स की लाइन जाती है, लेकिन y इज इक्वल टू एक्स में x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी रहनी है या -1 या -1 से छोटी रहनी है। मतलब y इज इक्वल टू एक्स की लाइन तो आएगी, लेकिन यहां से आएगी और यहां से आएगी। ठीक है, कि कोई आपसे पूछ दे कि ये fx और 0 पे वैल्यू बताओ, तो 0 पे कोई वैल्यू नहीं है, 0 सेक इनवर्स के डोमेन में नहीं आता है कि आप यहां 0 पुट कर दो, क्योंकि आपको लगेगा कि ये तो कट के y इज इक्वल टू एक्स। अब y इज इक्वल टू एक्स का डोमेन, ओरिजिनल फंक्शन अगर y इज इक्वल टू एक्स तो उसका तो डोमेन r होता है। कुछ भी आप पुट करना चाहोगे उसके अंदर, क्या पूछा है, 0 पूछा है, 0 पुट कर दे लो, 1/2 पूछा है, 1/2 पुट कर दे। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये ग्राफ इधर नीचे लाइन, उधर नीचे लाइन, इतनी बात में तकलीफ नहीं होगी मुझे उम्मीद है। तीसरा हुआ। चौथी प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी आती है हमारे पास रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। ये पहली थोड़ी तकलीफ दे प्रॉपर्टी आई आपके पास, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। ठीक है, एक स्टार लगा दे रहा हूं इस पे, एक स्टार। ठीक है, बहुत काम की प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में। इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में कैसे काम की होती है अभी बताऊंगा कैसे काम की होती है। पहले लिखवा तो दें रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है क्या। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी कहती है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी में पहला वाला कि अगर आपका साइन इनवर्स के अंदर 1/x दिया हुआ है तो वो बराबर होगा कोसेक इनवर्स x के। साइन और साइन एक्स और कोसेक एक्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। या साइन इनवर्स के अंदर अगर 1/x है तो कोसेक इनवर्स x के। आप हमेशा देखोगे x किस में आ रहा है, कोसेक इनवर्स में, तो यहां पर यह होगा डोमेन, ये होगा डोमेन। हाँ, मॉड x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 का मतलब ये हुआ कि जब आप 1/mod x निकालोगे तो उसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1। मतलब 1/x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करेगी। और आपको पता है साइन इनवर्स के अंदर 1/x ही तो पड़ा है, उसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करनी चाहिए। ठीक है, इसी के अंदर अगर आपके पास कोसेक इनवर्स 1/x आ गया तो वो बनता है साइन इनवर्स x, या फिर साइन इनवर्स x आ गया तो उसे कोसेक इनवर्स 1/x लिख सकते हो। इसके अंदर x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहेगी। दोनों इसलिए लिखवा रहा हूं कि सर वो हम समझ गए थे, दोनों इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि -1 से 1 x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। क्या आप प्रॉब्लम में ना हो कि इसके अंदर x जो बैठा है वो साइन इनवर्स के अंदर बैठा है, तो x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहनी है। ठीक है, पहला वाला हुआ। दूसरा वाला देखो, दूसरे वाले में आपके पास आया कि cos इनवर्स 1/x की वैल्यू आती है आपके पास सेक इनवर्स x। ठीक है, दूसरा वाला लिखवाने से पहले, बल्कि ठीक है तो लिख ही लेते हैं पहले, cos इनवर्स 1/x इज इक्वल टू, ये आता है आपका सेक इनवर्स x। अब x पड़ा हुआ है सेक इनवर्स के अंदर, मतलब x की वैल्यू आपकी जाएगी -∞ से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, और वो अपने आप सेटिस्फाई करेगा इसको कि 1/x कहां रहेगा। फिर cos इनवर्स के अंदर जो भी पड़ा हुआ है वो रहना कहां से कहां चाहिए था, -1 से 1, मतलब 1/x -1 से 1 रहेगा। हाँ बिल्कुल बेफिक्र रहे, वो -1 से 1 ही रहेगा। ठीक है, अच्छा, cos इनवर्स इन सारी बातों में ये लगाना वैसे जरूरी मेरे लिए तो नहीं था, क्योंकि आपको डोमेन निकालना आता है। आपको पता है अगर 1/x लिखा हुआ है तो फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट बात है कि डिनोमिनेटर में 0 ना बने, इसलिए x 0 नहीं हो सकता। वो बातें मैं अलग अलग से लिखवाऊं ना लिखवाऊं सब, अब आपको इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, सेक इनवर्स के अंदर अगर 1/x गया, 1/x आ रहा है भाई, x की वैल्यू 0 कैसे पुट कर देंगे, इनफाइनाइट थोड़ी सेक इनवर्स का इनपुट हो जाएगा, तो वो वैल्यू किसके बराबर आती है, cos इनवर्स x के। अब x पड़ा हुआ है cos इनवर्स के अंदर, इसका मतलब अब x की वैल्यू कहां से कहां रहनी है, -1 से 1 के बीच में, और -1 से 1 के बीच में तो रहनी है, लेकिन x 0 नहीं होगा, 1/x पड़ा हुआ है 0 नहीं होगा। इतनी बात में क्लैरिटी हो। ठीक है, 10 वाला अभी लिखवाता हूं, उससे पहले जरा प्रूफ कि साइन इनवर्स के अंदर अगर मेरे पास 1/x पड़ा हुआ है, इसको मैंने मान लिया थीटा, इसको थीटा मान लिया, आपका साइन थीटा की वैल्यू निकल कर आ गई 1/x, यहां से x की वैल्यू निकल कर आ गई कोसेक थीटा। रेसिप्रोकल लूंगा और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, मतलब थीटा की वैल्यू निकल आई आपके पास कोसेक इनवर्स x।
और थीटा ही तो साइन इनवर्स 1/x के बराबर था, मतलब आपका साइन इनवर्स 1/x बराबर किसके आ गया, कोसेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x। इतनी बात में तकलीफ नहीं। अच्छा आओ भाई आगे आते हैं। सर तीसरा वाला लिखो, लिख रहे हैं तीसरा। tan इनवर्स के अंदर अगर 1/x गया है तो यहीं पे अब देखो तकलीफ शुरू होती है कि जब जब आपका x पॉजिटिव है, जीरो तो हो ही नहीं सकता, तो वो कॉट इनवर्स x, ठीक है। और जब आपका x नेगेटिव है, x नेगेटिव है तो माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स x, या कॉट इनवर्स x माइनस पाई, जैसे लिखना चाह रहे हो, या कॉट इनवर्स x माइनस पाई, ठीक है, जब x नेगेटिव है। अच्छा tan इनवर्स में बात हुई, ऐसे जब कॉट इनवर्स के अंदर आपके पास 1/x जाएगा, तो जब जब आपका x पॉजिटिव है तो डायरेक्ट tan इनवर्स x, ठीक है। और जब आपका x नेगेटिव है तो पाई माइनस tan इनवर्स x है, पाई प्लस tan इनवर्स x, क्या लिख रहा हूं, पाई प्लस tan इनवर्स x। जब मेरा x नेगेटिव है, देख लो जब x नेगेटिव था तो ये कंडीशन फॉलो हो रही थी, इसके अंदर पाई इधर ले जाऊंगा तो पाई प्लस tan इनवर्स 1/x कॉट इनवर्स x के बराबर, x की जगह 1/, इधर प्लस क्यों आया पहले तो ये बता दिया जाए कि ये दो आंसर क्यों आ रहे हैं, उस पर भी आता हूं मैं, आपको डाउट नहीं रहेगा कि ये आपके पास लिखा हुआ है tan इनवर्स 1/x प्लस पाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x, ठीक है। x की जगह अगर माइनस x पुट करूंगा तो tan इनवर्स x प्लस पाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x। आप एक याद कर लो, ठीक है, दूसरा वाला निकल आएगा। पॉजिटिव है अगर अंदर, अगर जो ये अंदर x बैठा हुआ है ये वाला x, अगर x पॉजिटिव होगा तो 1/x भी पॉजिटिव होगा। कोई नंबर अगर पॉजिटिव है आपके पास तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे एग्जाम्पल क्या है कि अगर आपके पास tan इनवर्स के अंदर 1/3 बैठा है तो आप उसे आराम से कॉट इनवर्स 3 लिखो, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर आपके पास tan इनवर्स के अंदर माइनस 1/3 लिखा है तो आप उसे माइनस पाई प्लस में कॉट इनवर्स 3 लिखोगे, ये फर्क आता है, ठीक है। सर पिछले वाले तो दोनों में आया नहीं, अब उसका पहले तो ये समझो कि वो उनमें दो, इसमें tan इनवर्स 1/x के दो आंसर क्यों आ रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव में, और पीछे साइन इनवर्स में क्यों नहीं आ रहा था। भाई साइन इनवर्स वाले में भी तो, साइन इनवर्स वाले में भी तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज हैं इसकी, नेगेटिव पॉजिटिव, तो अलग अलग क्यों नहीं आ रहे थे। 1/x का एक ही निकला और कोसेक इनवर्स 1/x का एक ही निकला, वहां tan इनवर्स 1/x के दो निकले। लेकिन अब देखो क्या उसका फर्क है, उसके लिए आपको ग्राफ समझ में आना चाहिए कि देखो साइन इनवर्स का ग्राफ और कोसेक इनवर्स का ग्राफ दोनों का प्लेटफॉर्म ये है, ठीक है। दोनों आपको पता है कि -π/2 से π/2 के बीच में लाई करते हैं, जीरो तो अब है ही नहीं डोमेन में, तो जीरो पे वैल्यू हट जाएगी। दोनों का ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इसका ये है उसका ऐसे है, ठीक है। अच्छा कॉस इनवर्स x और सेक इनवर्स x, ठीक है, दोनों जीरो से पाई में लाई करते हैं। अब x इज इक्वल टू जीरो तो है ही नहीं हमारा, तो π/2 की तो वैल्यू हटी जाएगी। दोनों जीरो से पाई के प्लेटफॉर्म में लाई करते हैं, ये जाएगा आपका ऐसे करके, ठीक है, और सेक इनवर्स जाएगा आपका ऐसे करके। दोनों का के रेंज पे कोई असर नहीं है भाई, जीरो से पाई में। अब वो आपने x इज इक्वल टू जीरो तो डोमेन से हटा दिया, तो कॉस इनवर्स भी आपको आंसर π/2 नहीं देगा और सेक इनवर्स भी आपको आंसर π/2 नहीं देता है, ठीक है। लेकिन आपको प्लेटफॉर्म देखो दोनों का कि -π/2 से π/2 में दोनों फंक्शन आ रहे हैं, यहां पर जीरो से पाई में दोनों फंक्शन आ रहे हैं। अब मैं आपको tan इनवर्स और कॉट इनवर्स के बारे में दिखाता हूं। ये रहा tan इनवर्स, ठीक है, और ये रहा कॉट इनवर्स। ठीक है, ये कौन सा है, कॉट इनवर्स x, ये कौन सा था आपके पास, tan इनवर्स x। सब बोलो ऊपर से, इसको देखो बस नीचे, ठीक है, ये पाई तक जाएगा भाई, ठीक है, ये रहा π/2। तो अब आपको पता है कि सर कॉट इनवर्स x का जो प्लेटफॉर्म है वो कहां से कहां, रेंज कहां से कहां रहती है उसकी, जीरो से पाई में। लेकिन जो tan इनवर्स x है उसकी रेंज कहां से कहां रहती है, -π/2 से लेकर π/2 में। अच्छा तो फिर हमने किया क्या था, हमने क्या किया है,
मैंने कहा जब x नेगेटिव है, x जब नेगेटिव है, आप कॉट इनवर्स का ग्राफ ध्यान करो, जब x नेगेटिव है तो कॉस इनवर्स की रेंज रहती है π/2 से पाई में, नेगेटिव x में, ठीक है। कॉट इनवर्स x की रेंज आपको पता है ये रहेगा π/2 से पाई में, देख लेना ग्राफ। x जब नेगेटिव है तो कॉट इनवर्स π/2 से पाई में रहता है, और टेन इनवर्स की वैल्यू देखो, x जब नेगेटिव है तो टेन इनवर्स ये बना हुआ है, टेन इनवर्स की वैल्यू -π/2 से 0 में रहती है। अगर आपका x नेगेटिव है तो आपको पता है ये जो 1/x है ये भी नेगेटिव होगा, और नेगेटिव वैल्यू के लिए ये टेन इनवर्स है ये -π/2 से 0 में रहा है। अच्छा, मतलब टेन इनवर्स की जो रेंज है नेगेटिव इनपुट के लिए ये होती है, और कॉट इनवर्स की रेंज नेगेटिव इनपुट के लिए ये होती है। अगर मैं टेन इनवर्स 1/x को कॉट इनवर्स ही रख देता डायरेक्ट तो रेंज ही बराबर नहीं बैठती दोनों की, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं थी क्या? नहीं, उसमें प्रॉब्लम नहीं थी। जब x पॉजिटिव है तो प्रॉब्लम नहीं थी। देखो, जब x पॉजिटिव है तो टेन इनवर्स 0 से π/2 में भी और कॉट इनवर्स भी नीचे से नीचे 0 ऊपर से ऊपर π/2 में, वहां प्लेटफॉर्म सेम है, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन नेगेटिव पार्ट में तकलीफ है, तो आपने कॉट इनवर्स x में से पाई घटा दिया, मतलब इसकी रेंज में से आपने पाई घटा दिया। इसमें आपको पता चल रहा है कि सर कॉट इनवर्स x जो है, कॉट इनवर्स x वो मेरा π/2 से पाई में है। अगर मैं पाई घटा दूं कॉट इनवर्स x में से, तो पाई घटाने पे -π/2 से 0 में चला जाएगा, कि यहां पे कॉट इनवर्स की रेंज जब x नेगेटिव है तो ये अगर मैंने पाई घटा दिया, माइनस पाई कर दिया, माइनस पाई तो लिख दूं इधर, माइनस पाई कर दिया, तो रेंज -π/2 से 0 में चली जाएगी। और अगर इसकी पूरे की रेंज -π/2 से 0 में चली गई तो आपको पता है टेन इनवर्स भी तो -π/2 से 0 में था। कम से कम अभी रेंज तो बराबर हुई, अभी कम से कम रेंज तो बराबर हुई। आगे की चीज तो भी देखते हैं। इतनी बात में मुझे उम्मीद है आपको तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। ये बात हुई कि प्लेटफॉर्म की प्रॉब्लम, प्लेटफॉर्म का मतलब कि रेंज की प्रॉब्लम थी, अलग अलग रेंज थी, इसलिए दिक्कत आई। अब आप बात समझो जरा, प्रूफ देखो जरा। आपने क्या किया कि लेट आपका कॉट इनवर्स एक्स जो है उसको आपने लिख दिया थीटा, टेन इनवर्स 1/x के बराबर निकालना है ना। एक्स तो आर को बिलोंग करता है, भैया इनकी तो कोई तकलीफ नहीं होती कॉट इनवर्स की, मतलब थीटा जो है आपका वो 0 से पाई में रहता है, 0 से पाई में रहता है। इस बात में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि एक्स की वैल्यू किसके बराबर आई है, कॉट थीटा के बराबर आई है, ठीक है। तो आपका 1/x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, टेन थीटा के बराबर आ जाएगी। तो थीटा की वैल्यू आपके पास टेन इनवर्स 1/x, ये पार्ट तो आएगा ही आएगा, थीटा की वैल्यू टेन के कॉट इनवर्स एक्स की, मतलब टेन इनवर्स 1/x की वैल्यू अगर थीटा के बराबर है मतलब कॉट इनवर्स एक्स के है, अभी तक की बात, ठीक है। लेकिन रेंज बिगड़ने लगती है, रेंज बिगड़ने लगती है। अब देखो, ये अपने आप में तब रहता है जब आपका व्हेन, मैंने क्या किया कि फॉर x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, ठीक है, कॉट इनवर्स एक्स, इस ये पहला केस ले रहा हूं मैं, कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, जिसकी वैल्यू 0 से π/2 में रहेगी, जिसकी वैल्यू कहां रहेगी, 0 से π/2 में, ठीक है। कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू थीटा, 0 से π/2 में। आपको बहुत अच्छे से पता है अब कि अब यही प्रोसेस करूंगा मैं कि x की वैल्यू कॉट थीटा, ठीक है, कॉट थीटा, तो थीटा की वैल्यू, अरे 1/x की वैल्यू टेन थीटा, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू आपके पास टेन इनवर्स 1/x, कोई तकलीफ की बात ही नहीं, पॉजिटिव वैल्यू के लिए किया है। थीटा 0 से π/2 में आ रहा था, थीटा टेन इनवर्स के बराबर है, टेन इनवर्स 0 से π/2 में रहता है, आंसर देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह थीटा कितने कहां से कहां है, 0 से लेकर π/2 में आपके पास, ठीक है। इतनी बात है, मुझे उम्मीद है कोई प्रॉब्लम। अच्छा, करूं क्या? अब जब आपने x को नेगेटिव ले लिया, केस 2, तो आपका थीटा जो है, थीटा मतलब कॉट इनवर्स एक्स, थीटा जो है वो π/2 से लेकर पाई में चला गया, π/2 से पाई में चला गया थीटा,
कॉट इनवर्स। अब इसमें से आपने सोचा कि अगर मैं थीटा में से, अब आपको तो लेकिन थीटा टेन इनवर्स के बराबर करना है, कॉट इनवर्स की वैल्यू किसी टेन इनवर्स 1/x के बराबर करनी तो टेन इनवर्स के बराबर ही है, टेन इनवर्स के बराबर करनी है। आपने कहा ये तो थीटा की वैल्यू एक्सेप्टेबल ही नहीं है टेन इनवर्स को, तो आपने कहा कि क्या एक्सेप्टेबल है उसको एक्सेप्टेबल है कि भाई थीटा में से पाई घटा दो, ठीक है, जीरो, अरे -π/2 से लेकर 0 में आ जाएगा। अच्छा ये एक्सेप्टेबल है, हाँ ये एक्सेप्टेबल है, अच्छा थीटा माइनस पाई, ये वाली। अब यहां से एक नई बात शुरू करता हूं मैं कि tan के अंदर अगर थीटा माइनस पाई डाला गया है, tan के अंदर अगर क्या डाल दिया गया है, थीटा माइनस पाई डाला गया, तो वो वैल्यू बराबर होगी माइनस नहीं, ये वैल्यू बराबर होगी tan के अंदर माइनस साइन के साथ पाई माइनस थीटा के। इतनी बात में तो कोई तकलीफ नहीं है। tan थीटा माइनस पाई की वैल्यू मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया, पाई माइनस थीटा बची। अच्छा tan के अंदर कोई एंगल बैठा हुआ, एंगल के बाहर माइनस, tan कौन सा फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन, ये माइनस को निकाल के बाहर रख देगा, इसने माइनस को निकाल के बाहर रख दिया, माइनस tan में पाई माइनस थीटा। अच्छा बहुत बढ़िया। आपको पता है tan पाई माइनस थीटा, tan पाई माइनस थीटा, वो रिडक्शन फॉर्मूला से tan पाई माइनस थीटा कितना होगा, सेकंड क्वाड्रेंट है, माइनस tan थीटा निकलेगा, ये कितना निकला, माइनस tan थीटा, मतलब कि tan थीटा, ठीक है, ये आया आपके पास tan थीटा माइनस पाई इज इक्वल टू tan थीटा, ये वैल्यू निकल आई आपके पास। अच्छा ये वैल्यू निकल आई मेरे पास, मतलब tan थीटा की मैं ये वैल्यू रख सकता हूं कि हाँ ये वैल्यू रख सकते हैं। अब आओ इसको उठाकर कि यहां से x की वैल्यू कितनी थी आपके पास, cot थीटा, 1/x की वैल्यू कितनी थी आपके पास, tan थीटा, 1/x की वैल्यू tan थीटा के बराबर है, और tan थीटा को ही आप tan थीटा माइनस पाई लिख सकते हो, थीटा माइनस पाई लिख सकते हैं, ठीक है। यहां से tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू थीटा माइनस पाई, थीटा कितना था आपके पास, वो तो cot इनवर्स x ही था, माइनस में पाई, दूसरा पार्ट प्रूव्ड। क्या चीज, यही चीज बार बार ये सब चीजें निकालना, जैसे अभी माइनस कॉस थीटा को कॉस पाई माइनस थीटा लिख दिया था, वैसे ये क्या है कि tan थीटा आपका tan थीटा माइनस पाई के बराबर होता है। करने की जरूरत क्या पड़ी, थीटा माइनस पाई, यहां से देखा पहले, इसके लिए थीटा तो आपका ये जा रहा है, उसी थीटा को आपको cot इनवर्स को tan इनवर्स की वैल्यू में बनाना है, cot इनवर्स को tan इनवर्स के बराबर रखना है, मतलब थीटा को रखना है, तो थीटा की ये वैल्यू तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा tan इनवर्स, तो कौन सी एक्सेप्ट करेगा, ये वाली एक्सेप्ट करेगा नेगेटिव x के लिए, मतलब थीटा माइनस पाई का टर्म चाहिए आपको, ऐसे सोचा तो थीटा माइनस पाई का टर्म कैसे आएगा, ये होता है, वो ये होता है, इसको आपने रिड्यूस करते गए, वो tan थीटा के बराबर होता है। अब आप एकदम खुले में कि हाँ भाई उसको उठा के लाए, x इक्वल टू cot थीटा 1/x tan थीटा, tan थीटा को tan थीटा माइनस पाई, इसकी वैल्यू ये tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू थीटा माइनस पाई, थीटा की जगह पर cot इनवर्स माइनस पाई, यही प्रूफ था, यही हमारा फॉर्मूला था, ठीक है। लेकिन आपको सोचना कैसे, आपको सोचना है ग्राफ से कि अच्छा tan नीचे होता है तो cot में से cot को नीचे लाना पड़ेगा tan के बराबर करने के लिए, और tan को ऊपर ले जाना पड़ेगा cot के बराबर करने के लिए, बस इतनी सी बात सोचनी होती है। क्या बात सोचनी होती है, आपको ये सोचना होता है कि अगर tan इनवर्स के अंदर 1/x लिखा हुआ है, या tan इनवर्स के अंदर x लिखा हुआ है, ठीक है, और इस तरफ आपके पास लिखा हुआ है cot इनवर्स के अंदर 1/x, जब आपका x नेगेटिव है, तो आप सोचो, आराम सोचो, x नेगेटिव में, x नेगेटिव 1/x नेगेटिव, ये π/2 से पाई देगा, इसको नीचे लाना है, ये नेगेटिव आंसर दे रहा होगा भैया, इसको ऊपर उठाना है, इसकी रेंज कम होती है, इसको ऊपर उठाना है, इसको ऊपर उठाना है, tan में पाई ऐड कर दोगे, पाई प्लस tan इनवर्स x करोगे, tan इनवर्स x नेगेटिव x के लिए आंसर दे रहा होगा -π/2 0 में, पाई ऐड हो जाएगा तो 0 π/2 से पाई में देने लगेगा, π/2 से पाई की वैल्यू cot इनवर्स पूरी तरीके से एक्सेप्ट करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इन बातों का ध्यान रखना होता है आपको, इस बात में तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इतनी बात में, ठीक है। प्रूफ भी दिखा दिया कि कैसे प्रूफ होता है, ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं। अच्छा क्या करा जाए, क्वेश्चन करवा दें क्या, एक करवा पड़ेगा ही क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है आपको कि tan इनवर्स के अंदर x प्लस में
tan इनवर्स के अंदर 1/x की वैल्यू बराबर होगी π/2 के जब x ग्रेटर देन 0 होगा, बराबर होगी -π/2 के जब x नेगेटिव होगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। इसकी तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं इसको चेंज करूंगा बस, ठीक है। tan इनवर्स 1/x की वैल्यू, दो वैल्यू होती है भैया इसकी, बल्कि ऐसे लिखते हैं चलो, कि ये वाला जो टर्म है tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स 1/x, ये वाला जो टर्म है, इस टर्म की आपको प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू वो आ रही है। इसके लिए मैं पहले दो बातें कर देता हूं, x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0। अगर x 0 से बड़ा है इसका मतलब ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव अगर होता है तो tan इनवर्स 1/x डायरेक्ट cot इनवर्स बनता है। तो एक तो आपके पास tan इनवर्स x लिखा हुआ था, और ये जो tan इनवर्स 1/x था ये बन गया cot इनवर्स x। x जब नेगेटिव है इस पे तो कोई असर नहीं, ये तो tan इनवर्स ही है। ये अब की बार आपको पता है नेगेटिव x के लिए ये बनता तो बनेगा तो cot इनवर्स, बनेगा तो cot इनवर्स, ठीक है। लेकिन आपको पता है x नेगेटिव के लिए cot इनवर्स की रेंज रहती है π/2 से पाई, और tan इनवर्स की, इस tan इनवर्स की रेंज रहती है -π/2 से 0। इसका मतलब वो आपको ज्यादा आंसर दे रहा है, उसमें से आपको पाई घटाना पड़ेगा, माइनस में पाई, माइनस में पाई। अच्छा, और फॉर ईच x बिलोंगिंग टू R, जब tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x होता है कॉम्प्लीमेंट्री ITF का सम, तो वो कितना आंसर निकलता है π/2। और यहां पे भी इन दोनों का सम कितना निकलेगा π/2, और माइनस पाई करूंगा तो निकल कर आ जाएगा -π/2। यही आपको प्रूफ करना था। बात में तकलीफ नहीं होगी, मुझे उम्मीद है, ठीक है। एक सेकंड बस देखते हैं भी। ठीक है, इसमें आगे की तरफ देखते हैं क्या क्वेश्चन आता है हमारे पास। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है इफ अल्फा इज अ रूट, is a real root, alpha is a real root of fx is equal to x cube minus 3x square plus 17x plus 1, अल्फा इसका एक रियल रूट है। देन ए ऑप्शन क्या है हमारे पास? ए ऑप्शन है tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स 1/अल्फा। इसकी वैल्यू बतानी है, ए ऑप्शन नहीं, मतलब ए क्वेश्चन क्या है और बी क्वेश्चन क्या है? ये cot इनवर्स अल्फा प्लस में cot इनवर्स 1/अल्फा, इसकी वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है। अल्फा रियल रूट है उसका, ठीक है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। अब देख के क्या लगता है कि अगर tan इनवर्स के अंदर 1/अल्फा पड़ा हुआ है, इसको अगर हम cot इनवर्स अल्फा कर दें, अगर रेसिप्रोकल हो रहा है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लग रही है, तो tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स आपको π/2 देगा। ऐसे यहां पर अगर ये tan इनवर्स हो गया, ये तो cot इनवर्स है, ये tan इनवर्स अल्फा हो गया, तो ये भी π/2 देगा। लेकिन ये सारी बात डिपेंड करती है कि अल्फा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अल्फा इज अ रियल रूट, ठीक है। आपको पता है सर इसको cot इनवर्स बस cot इनवर्स लिखना ही चाह रहे हैं हम, cot इनवर्स लिखें, cot इनवर्स माइनस पाई लिखें, ये इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि अल्फा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इसका मतलब आपको रूट नहीं निकालना। आप सोचोगे अल्फा की वैल्यू निकाल के लाएंगे, वैल्यू का क्या करोगे? ठीक है, अल्फा इज अ रियल रूट। हमें सिर्फ क्या चाहिए? वी नीड अल्फा ग्रेटर देन 0 या फिर अल्फा लेस देन 0 कि भैया पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अच्छा, सिर्फ इतनी बात चाहिए? हाँ, इतनी बात चाहिए। तो रूट निकालने के लिए देखो क्या किया गया। पहला स्टेप कि जब आप रूट निकालने गए तो आपने देखा कि 0 पर, फंक्शन की 0 पर वैल्यू कितनी आ रही है भाई? 1 आ रही है। 0 पुट करूंगा 1 आ जाएगा, फंक्शन की 0 पर वैल्यू 1 आ रही है भाई, यहां आ गया। अब ये क्यूबिक है, इसके 3 रूट आएंगे, ठीक है। अब अगर ऐसे गया, इनमें से तीनों में से कौन सा वाला है अल्फा? ठीक है, अगर ऐसे गया तो अल्फा कोई सा भी हो, अगर ऐसे चला गया 0 से तो जाएगा ही ना, पास करेगा भाई। जब x की वैल्यू 0 रख रहा हूं, y1 हो रहा है, इस पॉइंट से तो पास करेगा। तो अल्फा कोई सा भी रूट हो पॉजिटिव है। अगर ऐसे चला गया, आप सोचोगे ना क्या है अगर ऐसे चला गया ग्राफ,
नहीं नीचे जाएगा ना परसेंटेज, अगर ऐसे चला गया तो आपको अल्फा कोई सा भी रूट नेगेटिव होगा, लेकिन अगर ऐसे गया है तो ये वाला रूट है अल्फा तो नेगेटिव और वो वाला रूट है तो पॉजिटिव है। अब ये कैसे पता चलेगा? उसके लिए देखो एक काम किया गया कि आपका एफ डैश एक्स निकाला मैंने, एफ डैश एक्स कितना निकल कर आएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 17। अच्छा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 17, ठीक है। इसके अंदर अगर मैंने d निकाला तो मेरे पास निकल कर आया 36 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 17। हर हाल में ये वैल्यू 36 से बड़ी आएगी भाई, 51 तो यही हो गया, 202 आएगी, ये नेगेटिव आ गया। अच्छा d लेस देन 0 और a की वैल्यू 3 इज ग्रेटर देन 0, दिस इंप्लाइज क्वाड्रेटिक इज पॉजिटिव ऑलवेज। क्वाड्रेटिक अगर ऑलवेज पॉजिटिव है इसका मतलब f डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। जैसे ही आपको ये पता चला f डैश इज ग्रेटर देन 0, आपने बोल दिया दिस इंप्लाइज f(x) इज इंक्रीजिंग फंक्शन। हाँ इससे तो पता चल गया कि f(x) इंक्रीजिंग फंक्शन है। अच्छा ये पता करके फायदा क्या हुआ? अब आप देखो कि f(x) अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है, f(x) इंक्रीजिंग फंक्शन कैसा भी हो सकता है, ये हो गया। लेकिन ये जो f(x) है उसमें आपको पता चला कि फंक्शन की 0 पर वैल्यू लेकिन 1 है। क्या ये 0 पर जब x की वैल्यू 0 तो 1 आंसर दे रहा है क्या? नहीं 1 तो नहीं दे रहा। तो कैसा दिखेगा आपका फंक्शन कि आपने कहा कि ये वाला पॉइंट तो आना ही है और फंक्शन इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग मतलब लेफ्ट टू राइट में ऊपर जाएगा, इंक्रीजिंग है मतलब लेफ्ट टू राइट में ऊपर जाएगा। अच्छा फंक्शन अगर इंक्रीजिंग हो गया, आपको पता है वो हो गया 1 to 1, 1 to 1 हो गया, इसका मतलब इस लाइन को वो एक ही बार काटेगा। ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है एक्स एक्सिस से एक ही बार काटेगी, वो जिस जगह पर काटेगी वहां रूट मिलेगा, उस रूट को क्या बोला? अल्फा। अब क्योंकि ये पॉइंट आपका इस पॉइंट से आपके फंक्शन का ग्राफ पास होना था और फंक्शन इंक्रीजिंग था, तो ऐसा नहीं हो सकता कि यूं आए और फिर यूं चला जाए, तो फंक्शन ही नहीं रहेगा। ऐसे ही जा रहा होगा इंक्रीजिंग फंक्शन, ऐसे जा रहा होगा तो अल्फा लेफ्ट साइड पे लाई कर रहा है, अल्फा लेफ्ट साइड पे लाई कर रहा है, इसका मतलब यहां से आपको पता चल गया कि अल्फा नेगेटिव है। जैसे ही ये पता चला अल्फा नेगेटिव है, आप एक क्वेश्चन के पास गए, आओ भैया tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स के अंदर 1 बाई अल्फा, तुम वैल्यू पूछ रहे थे, ये अपने आप में निकल कर आएगा cot इनवर्स अल्फा माइनस पाई, ये पहले से लिखा हुआ tan इनवर्स अल्फा, मतलब ये तो हुआ पाई बाई टू माइनस पाई मतलब माइनस पाई बाई टू, पाई बाई टू माइनस पाई मतलब माइनस पाई बाई टू। अच्छा अच्छा अच्छा, दूसरा कि आपके पास क्या हुआ, यहां पर दिया था cot इनवर्स अल्फा प्लस में cot इनवर्स के अंदर 1 बाई अल्फा। अब अगर अल्फा नेगेटिव हो चुका है तो ये तो cot इनवर्स अल्फा अपनी जगह पर ठीक है, प्लस में आपके पास tan इनवर्स अल्फा, तो ये बना प्लस का पाई, क्योंकि tan इनवर्स अल्फा में पाई ऐड करोगे तभी cot इनवर्स के बराबर हो पाता है। तो ये कितना बन गया आपके पास 3 पाई बाई टू, पाई प्लस पाई बाई टू कितना बन गया 3 पाई बाई टू। इतनी बात में तो कोई तकलीफ नहीं होगी। मेन चीज क्या देखनी थी इसके अंदर, मेन बात ये थी बस इसके अंदर के अल्फा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उसके लिए डेरिवेटिव निकाला। डेरिवेटिव से इंक्रीजिंग, और सर इंक्रीजिंग नहीं आता तो आप फिर ये देखते कि मैक्सिमा कहां आया है और मिनिमा कहां आया है। मान लो यहां आया और यहां आया, ऐसे ऐसे और ऐसे जा रहा है, ठीक है। पता करते हैं उससे, लेकिन वो कैसे पता करते हैं ये चीज आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ोगे कि कैसे पता करते हैं कि रूट कहां लाई कर रहा है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। खैर ये क्वेश्चन हो गया अपना, इतनी बात में तकलीफ नहीं। एक और क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर आओ कि देखो समेशन के अंदर n इज इक्वल टू 1 to 10 और समेशन के अंदर m इज इक्वल टू 1 to 10 और tan इनवर्स के अंदर आपके पास m बाई n की वैल्यू कितनी आएगी, ये पूछ दिया इन्होंने कि वैल्यू कितनी आएगी। ये दो समेशन लगा दिए, ठीक है, दोनों समेशन के इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाले समेशन है, ये वो वाला डबल समेशन नहीं है जिसमें i इज लेस देन इक्वल टू j इज लेस देन इक्वल टू n, नहीं, वो अलग चीज होती है, वो अलग चीज होती है। वो डिपेंडेंट होते हैं वेरिएबल i और j एक दूसरे पे, कि i हमेशा j से छोटा रहना है, उसके अंदर आप मैट्रिक्स बना के सॉल्व करते हो, ठीक है, वो आपके सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है। इधर देखो इसके अंदर क्या है, ये तो इंडिपेंडेंट है, पहले मैं ये वाला ओपन कर दूंगा, अंदर वाला ओपन कर देंगे, हाँ कर देंगे। देखो ये अपनी जगह पर लगा रहा समेशन n इज इक्वल टू 1 to 10, अंदर वाला जब ओपन होगा तो m की वैल्यू पुट होगी 1 बाई n प्लस में tan इनवर्स के अंदर 2 बाई n प्लस में tan इनवर्स के अंदर 3 बाई n, ऐसा चलता जा रहा है, प्लस में tan इनवर्स के अंदर 10 बाई n। अच्छा
m की जगह पर एक बार 1 एक बार 2 एक बार 3 ऐड कर दिया। अब ये समेशन जो है ये सब पे बटेगा अंदर, मतलब ये कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा, देखो समेशन n इज इक्वल टू 1 टू 10, टेन इनवर्स के अंदर 1 बाई एन, प्लस में समेशन n इज इक्वल टू 1 टू n, टेन इनवर्स के अंदर 2 बाई एन, ऐसे चलेगा, प्लस में समेशन n इज इक्वल टू 1 टू 10 है, 1 टू 10, टेन इनवर्स के अंदर 10 बाई एन। इसका मतलब जब ये समीशन खुलेगा तो n की जगह एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 वैल्यू निकालेगा, ये 10 निकालेगा, ऐसे करके ये सारी जो 10 टर्म है ये हर एक टर्म 10 10 वैल्यू निकालेंगे, मतलब 100 वैल्यू आने वाली है। मैं अगले पेज पे आपके सामने लिख रहा हूं, जब ये खुलेगा इसको लिखूंगा 1 बाई 1, 1 बाई 2, 1 बाई 3, 1 बाई 4 ऐसे करके। तो ये पहला टर्म आता होगा टेन इनवर्स 1 बाई 1, प्लस में फिर टेन इनवर्स 1 बाई 2, प्लस में फिर टेन इनवर्स 1 बाई 3 ऐसे चलता जाएगा, प्लस में फिर टेन इनवर्स 1 बाई 9, प्लस में फिर टेन इनवर्स 1 बाई 10। ठीक है, अगला वाला क्या खुलेगा, टेन इनवर्स के अंदर देखो अब की बार 2 बाई एन खुलना है, 2 तो सेम ही आएगा, एन की वैल्यू बदलेगी, प्लस में टेन इनवर्स के अंदर 2 बाई 1, प्लस में टेन इनवर्स के अंदर 2 बाई 2, प्लस में टेन इनवर्स के अंदर 2 बाई 3 से चलता जाएगा आपके पास, प्लस में टेन इनवर्स के अंदर 2 बाई 9, प्लस में टेन इनवर्स के अंदर 2 बाई 10। अगला वाला क्या खुलेगा आपके पास, अगला वाला टेन इनवर्स के अंदर 3 बाई 1, भाई 3 बाई एन खोल रहे ना, 3 तो अपनी जगह सेम, फिर टेन इनवर्स के अंदर 3 बाई 2, ठीक है ऐसे चलता जाएगा, प्लस टेन इनवर्स के अंदर 3 बाई 3, प्लस टेन इनवर्स के अंदर 3 बाई 10, ऐसे एंड तक जाते जाएंगे। और प्लस में आपके पास ये लास्ट वाला जब आप खोल कर लाओगे, कौन सा वाला, लास्ट वाला समीशन, वो टेन इनवर्स में 10 बाई एन, ये 10 अपनी जगह रहेगा, एन की जगह 1 2 3 4 5 पुट होंगे, टेन इनवर्स की 10 बाई 1, प्लस में टेन इनवर्स में एन की जगह पर 10 बाई 2, प्लस में टेन इनवर्स के अंदर 10 बाई 3, प्लस में टेन इनवर्स के अंदर 10 बाई 10। 100 टर्म खोल दिए मैंने, 100 टर्म, 100 टर्म का एक्सपेंशन। इनमें से ये जो डायगोनल आ रही है पूरी आपके पास बनी हुई, ये भी टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स 1, ठीक है, ये डायगोनल टेन इनवर्स 1 है, मतलब 10 बार तो आपके पास आ रहा है, 10 बार तो आ रहा है टेन इनवर्स 1, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखना कि जब आपका टेन इनवर्स में 2 बाई 1 है और टेन इनवर्स में 1 बाई 2 है, दोनों पॉजिटिव है, ये टेन इनवर्स 2, ये टेन इनवर्स 1 बाई 2, वो बन जाएगा कॉट इनवर्स 2, कॉट इनवर्स 2, मतलब ये दोनों मिला के आपको क्या आंसर देंगे, पाई बाई 2। बिल्कुल सही बात है, टेन इनवर्स 1 बाई 3 और टेन इनवर्स 3 एक दूसरे का रेसिप्रोकल मिलाकर क्या आंसर देंगे आपको, पाई बाई 2। ऐसी टेन इनवर्स 3 बाई 2 और 2 बाई 3, ऐसी 1 बाई 9 और 9 बाई 1, ऐसी 1 बाई 10 और 10 बाई 1, 2 बाई 10 और 10 बाई 2, 3 बाई 10 और 10 बाई 3। मतलब कि सर आपने 100 टर्म खोले थे, 10 तो आप डायगोनल हटा दी, अब बचे 90, उन 90 के 45 पेयर बनेंगे। वो पेयर कैसे होंगे, साइन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स के, मतलब कि 45 टाइम्स पाई बाई 2 आने वाला है आपके पास, प्लस में 45 टाइम्स पाई बाई 2। हाँ भाई, टेन इनवर्स 1 पे आपको पता है ना पाई बाई 4 वैल्यू होती है। अरे नहीं समझ में आ रहा तो टेन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी हो गई, थीटा, 1 की वैल्यू कितनी हो गई, टेन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई बाई 4। आप कहोगे सर 3 पाई 5 पाई बाई 4 भी तो होगी, तो भैया थीटा बराबर है टेन इनवर्स के, टेन इनवर्स जाता ही नहीं है पाई बाई 2 के आगे। इतनी बात समझ में आ रही है, कितना आया निकल गया, 5 पाई बाई 2 प्लस में 45 पाई बाई 2, मतलब कि 50 पाई बाई 2, मतलब 25 पाई। सिंपल क्वेश्चन, कोई तकलीफ की बात ही नहीं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट। करवा लूंगा प्रिंसिपल वैल्यू वाले क्वेश्चन, प्रिंसिपल वैल्यू क्वेश्चन देखते हैं इसमें। कहाँ क्या हो गया,
ठीक है, पाई बाई ये हो गया था। अब आओ जरा प्रिंसिपल वैल्यू, क्वेश्चंस ऑन फाइंडिंग द प्रिंसिपल वैल्यू। ये क्यों मैं करवा रहा हूं मैं बताता हूं। ये मैं क्यों करवा रहा हूं, ठीक है, ये मैं इसलिए करवा रहा हूं कुछ स्टूडेंट को ये निकालना नहीं आता tan इनवर्स 1 की वैल्यू। आप tan इनवर्स 1 को थीटा रखोगे, मतलब tan इनवर्स 1 को मैंने थीटा रखा मतलब कि tan के अंदर थीटा जाएगा, मतलब ये tan के अंदर तो एंगल जाता है, मतलब ये थीटा एंगल था, हाँ एंगल था, मतलब tan इनवर्स जो होता है वो एंगल होता है, हाँ तो साइन इनवर्स क्या होता है, वो भी एंगल होता है, सब एंगल होते हैं क्या, हाँ ये एंगल ही तो होते हैं, ये साइन इनवर्स कॉस इनवर्स tan इनवर्स ये क्या होते हैं, ये एंगल होते हैं। तो कभी कभी आप क्या करते हो, आप ये लिख तो लेते हो और लिखने के बाद आप बोलते हो कि भाई थीटा tan थीटा की वैल्यू 1 है, हमें तो सर ने पढ़ाया जनरल सॉल्यूशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं, हम सबसे होशियार हैं, ठीक है, हम क्या वैल्यू निकाल के लाएंगे, हम लिखेंगे n पाई प्लस पाई बाई 4, और जैसे ही आपने n पाई प्लस पाई बाई 4 लिखा वहां बात गड़बड़, वहां बात गड़बड़। क्यों बात गड़बड़, देखो इसीलिए, सिर्फ इसीलिए प्रिंसिपल वैल्यू पे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन कि आपके पास पहला है कि साइन इनवर्स के अंदर मान लो -1/2 आया आपके पास, ठीक है, साइन इनवर्स के अंदर आप करोगे क्या, आप बोलोगे कि सर साइन इनवर्स के अंदर -1/2 की वैल्यू को मैंने थीटा बोल दिया, ठीक है, यहां से मेरा साइन थीटा जो है वो -1/2 आ गया। साइन थीटा की वैल्यू अगर -1/2 आ गई तो आप थीटा की वैल्यू आप लिखना चाहोगे सर n पाई प्लस -1 की पावर में n पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6। ऐसी तो जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं, ऐसे जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं। इसमें जो पहली वैल्यू निकल कर आएगी जब n की वैल्यू में 1 पुट करूंगा, n की वैल्यू जब मैं 1 पुट करूंगा तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6 निकल कर आए, -1/2 पे साइन की प्रिंसिपल वैल्यू क्या लिख दिया मैंने, n की वैल्यू जब पुट करूंगा, सॉरी पाई भी तो होगा, n की वैल्यू जब मैं 0 पुट करूंगा, n की वैल्यू जब मैं 0 पुट करूंगा तो ये हट जाएगा, ये आएगी वैल्यू निकल के थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई 6, ठीक है, ठीक है, n की वैल्यू जब मैं 1 पुट करूंगा, अरे ऐसे करता हूं यार, क्यों इतनी मेहनत कर रहा हूं, टेबल बनाऊं ना, ये n ये थीटा, ठीक है, n की वैल्यू 0 पुट करी, थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई 6 आ गई, n की वैल्यू 1 पुट करी, 1 पुट करोगे पाई प्लस पाई बाई 6, पाई प्लस पाई बाई 6 मतलब पाई प्लस पाई बाई 6 इतना भी, ठीक है, n की वैल्यू आपने -1 पुट करी तो माइनस पाई, और ये तो -1 निकलेगा प्लस माइनस पाई प्लस पाई बाई 6, ठीक है, फिर n की वैल्यू आपने 2 पुट करी तो 2 पाई माइनस पाई बाई 6, ऐसे करके निकलती आएंगी वैल्यूज, ठीक है। अब आप कहोगे कौन सी वैल्यू लें इसके अंदर, तो ये वाली वैल्यू पाई से बड़ी है, ये वाली वैल्यू पाई बाई 2 से बड़ी है भाई, अरे ये वाली वैल्यू आपकी छोटी है माइनस पाई बाई 2 से, क्यों, ये -180 डिग्री में 30 डिग्री ऐड करूंगा -150 डिग्री निकलेगा ना, -150 डिग्री -90 से छोटा होता है, ठीक है, ये वाली वैल्यू आपकी, ये वाली वैल्यू बड़ी है आपकी पाई से, 2 पाई में से थर्ड, इतनी बात की मेहनत क्यों हो रही है, आपको निकालना है थीटा, आपने थीटा लिया है साइन इनवर्स के बराबर, जैसे ही आपने थीटा साइन इनवर्स के बराबर ले लिया, ये अंडरस्टूड बात है कि थीटा अब माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि थीटा किसके बराबर है, साइन इनवर्स के बराबर। तो जो वैल्यू आपकी जनरल सॉल्यूशन के बाद माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में आ रही है वो वाली लोगे, वो कौन सी वैल्यू है, थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 6, ये वाली वैल्यू, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस पाई बाई 6। आप कहोगे सर हर बार करके देखना पड़ेगा कैसे, नहीं, आपको पता है ना कि इनकी रेंज कितनी होती है साइन इनवर्स की, साइन इनवर्स को तो थीटा लिखा है, थीटा की वही वैल्यू लोगे जो इनकी रेंज में लाई करे, जो इनकी रेंज में लाई करे। अच्छा, सेम क्वेश्चन में सर अगर मेरे पास कॉस इनवर्स के अंदर -1/2 होता, आप इसको थीटा लिख देते, ठीक है, इसको थीटा लिख देते, -1/2 कितनी वैल्यू आती, कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी निकलती, 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3। आपको पता अगर आपने कॉस इनवर्स को थीटा लिखा है, कॉस इनवर्स को, तो थीटा की वैल्यू 0 से पाई के बीच में होगी, कॉस इनवर्स को अगर आपने थीटा लिखा है, थीटा की वैल्यू 0 से पाई के बीच में होगी। अच्छा, क्या 2 पाई बाई 3 0 से पाई के बीच में लाई करता है, बिल्कुल लाई करता है, इसका मतलब 2 पाई बाई 3 वैल्यू होगी, एक ही वैल्यू आएगी क्या। अब आपको यहां पे ध्यान देना है, सर ट्रिग्नोमेट्री में तो कई वैल्यू आती थी, अगर हम साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 लेते थे तो बहुत सारी वैल्यू आती थी, अगर हम 0 से पाई का इंटरवल भी करते तो भी पाई बाई 6 5 पाई बाई 6 आती थी। इसमें क्या होगा, ये जो कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉट इनवर्स, टेन इनवर्स, ये जो जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये सब के सब या तो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, मतलब सबके सब 1 to 1 है। अगर 1 to 1 है ये तो एक ही वैल्यू निकाल के लाएंगे, एक ही वैल्यू निकाल के लाएंगे, दो पे तो सेम आंसर आ नहीं सकता कि x की 2 वैल्यू निकल आई आपके लिए, एक पे एक आंसर मिलेगा,
ठीक है, आओ देखो, कहाँ गया उसके बाद तीसरा लगा दूं कैसे करके, कॉस इनवर्स के अंदर √3/2, चौथा टेन इनवर्स के अंदर -√3, ठीक है, पांचवा कॉट इनवर्स के अंदर -1/√3, ठीक है, ये देख लो, तीसरा चौथा पांचवा लगा दिया, पांचवे को नीचे कर देता हूँ, कॉट इनवर्स के अंदर -1/√3। सिंपल सी बात है भाई, कॉस इनवर्स के अंदर √3/2 आया है, देखो किस वैल्यू पर आता है √3/2, कॉस किस एंगल के लिए √3/2 देता है, आपको बस ये सोचना है कि कॉस किस एंगल के लिए √3/2 देता है, तो कॉस इनवर्स √3/2 के लिए वो एंगल देगा, कॉस किस एंगल पे √3/2 देता है, आपको कैसे 30 डिग्री पे देता है π/6 पे, तो अगर मैं कॉस इनवर्स में √3/2 तो वो एंगल मिलेगा, हाँ π/6। आपको पता है अगर कॉस इनवर्स लगा हुआ है तो आंसर 0 से π के बीच में रहेगा, वही है टेन इनवर्स में -√3, टेन इनवर्स -√3 सेकेंड क्वाड्रेंट में मिलेगा नेगेटिव, देखना भाई ये वैल्यू अपने आप में एक तो आ जाएगी आपके पास -π/3 और एक ये वैल्यू आपके पास 2π/3, ठीक है, करके देखो जरा एक सेकेंड कि इसको अगर आपने थीटा बोल दिया तो -√3 की वैल्यू आपके पास tan थीटा हो गई, तो थीटा की वैल्यू यहां से आप माइनस का π/3 भी ला सकते हो और 2π/3 भी ला सकते हो भाई, 120 डिग्री पर आपको पता है tan सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाता है, लेकिन जैसे ही आपको पता है कि थीटा तो tan इनवर्स के बराबर था, मतलब ये वैल्यू उतनी देता नहीं, tan इनवर्स दे सकता था, मतलब -π/2 से π/2 में, तो ये वाला आंसर तो हमारा हो नहीं सकता, तो प्रिंसिपल वैल्यू वाला आंसर कौन सा है आपका, ये वाला आंसर। ऐसे यहां देखो, ठीक है, इसको मैंने थीटा ले लिया, कॉट थीटा की वैल्यू आपके पास -1/√3 आ गई, कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -1/√3। अच्छा ये कहां पे मिलता है, ये थीटा इज इक्वल टू -π/3 पर, थीटा इज इक्वल टू -π/3 पर, और थीटा इज इक्वल टू 2π/3 पर। अब आप बोलोगे अच्छा tan के लिए -π/3 तो कॉट के लिए भी नहीं, कॉट इनवर्स अगर थीटा के बराबर है, आपको पता चल गया कि कॉट इनवर्स की रेंज रहती है 0 से π के बीच में, 0 से π के बीच में। अच्छा इसका मतलब थीटा का जो आंसर आएगा वो 0 से π वाला होगा, हाँ तो ये वाला तो नहीं है 0 से π का, तो कौन सा वाला है 0 से π का, ये वाला है 0 से π का, थीटा इज इक्वल टू 2π/3। अच्छा वही सेम चीज tan इनवर्स में अगर -π/3 और 2π/3 आया तो tan इनवर्स के लिए तो थीटा की वैल्यू आपने -π/3 ली और कॉट इनवर्स के लिए 2π/3 ली, क्यों, रेंज का असर कि कॉट इनवर्स 0 से π में लाई करता है और tan इनवर्स आपका -π/2 से π/2 में लाई करता है, ये फर्क था, इस वजह से ऐसा किया जाता है। ठीक है, इतनी बात है, मुझे उम्मीद है अभी तो प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। आगे देखो भाई क्वेश्चन, ठीक है, कि tan इनवर्स के अंदर अगर आपके पास tan 3π/4, मैंने ये पढ़ाया नहीं है आपको भी, मैंने आपको ये नहीं बताया है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर अगर ट्रिग्नोमेट्रिक को तो डायरेक्ट काट दो, ये नहीं बताया है। अगर आपने काट दी, यही सबसे तकलीफदेह चीज होती है आपके लिए, अगर आपने डायरेक्ट काट दिया तो आपका आंसर कितना निकल कर आएगा, 3π/4, ठीक है, इफ वी कैंसिल डायरेक्टली, अगर डायरेक्टली कैंसिल कर दिया तो आपका tan इनवर्स tan 3π/4 की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 3π/4, ये वैल्यू π/2 से बड़ी होती है, 145 डिग्री होता है, 135 डिग्री होता है, π/2 से बड़ी होती है। आपको पता है tan इनवर्स लगा हुआ है, उसके अंदर कुछ भी पड़ा हुआ हो, है तो ये tan इनवर्स, मतलब इसकी जो रेंज होने वाली है वो -π/2 से π/2 में आनी थी, ये क्या आ गया 3π/4 आंसर, सर हमने डायरेक्ट कैंसिल कर दिया, डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते जब तक के अंदर वाला एंगल -π/2 से π/2 के बीच में ना हो। आपने देखा ना कि आपने डायरेक्ट कैंसिल किया, आपका आंसर 3π/4 निकल आया, वो π/2 से बड़ा है, मतलब tan इनवर्स ने आंसर π/2 से बड़ा दे दिया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, tan इनवर्स से रुक जाता है π/2, तो फिर इसमें क्या गलती है, इसमें गलती देखो इसको सॉल्व करने में कि डायरेक्ट एक तो काटना नहीं होता, दूसरा इसको हम सॉल्व करेंगे tan π-π/4 में। अच्छा 3π/4 को सर आपने लिख दिया tan के अंदर π - π/4, हाँ
पाई माइनस पाई बाई 4 ही तो होता है। टेन पाई माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, टेन इनवर्स के अंदर माइनस टेन पाई बाई 4। ठीक है, ये माइनस जो है, ये माइनस टेन इनवर्स के अंदर अगर माइनस पड़ा हुआ, ये ऑड फंक्शन होता है, माइनस को बाहर रख देगा। माइनस में टेन इनवर्स में टेन, मैं अभी भी चेंज नहीं कर रहा उसको, सर उसको 1 लिख दो ना, 10 पाई बाई 4 को नहीं लिख रहा मैं उसको। ठीक है, अब जब आप कैंसिल करोगे इन दोनों को, तो जो आंसर निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा माइनस में पाई बाई 4। और आपको पता है माइनस पाई बाई 4 जो है वो माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 में बिलोंग करता है। इसको बिलोंग करता है। देखा आंसर की प्रॉब्लम के, डायरेक्ट कैंसिल करने पे 3 पाई 4 आया यहां पे, लेकिन डायरेक्ट कैंसिल कर दिया क्योंकि 10 के अंदर जो एंगल बैठा था वो ऐसा एंगल था जो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में लाई करता है, 10 की प्रिंसिपल वैल्यू की। डायरेक्ट वहां पर करते गलत आंसर, ये गलत हो जाता, ये कैंसिलेशन, ये सही है। एक और देख लो ऐसे ही, चलो क्या लिखा हुआ है कॉस इनवर्स के अंदर, कॉस 7 पाई बाई 6, कॉस इनवर्स के अंदर कॉस 7 पाई बाई 6। आपने कहा सर हम तो डायरेक्ट कैंसिल करेंगे, और आप आंसर निकाल के रख दोगे 7 पाई बाई 6 विच इज ग्रेटर देन पाई। कॉस इनवर्स को कॉस से कैंसिल किया, आपने कैंसिल किया, वो आंसर पाई 7 पाई बाई 6 ही निकल आएगा, और 7 पाई बाई 6 पाई से बड़ा होता है। कॉस इनवर्स है आपका फंक्शन, वो पाई से बड़ा आंसर नहीं दे सकता आपको। 7 पाई बाई 6 बिल्कुल नहीं, मतलब कुछ गड़बड़ हुई थी। तो यहां पर लगा कॉस इनवर्स, कॉस के अंदर पाई प्लस पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6 को पाई प्लस पाई बाई 6 लिखेंगे। अच्छा, कॉस पाई प्लस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। अच्छा, ये सब में आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि ये माइनस कॉस थीटा होता है कि नहीं, मैं करवाऊंगा आपसे कैंसिल ही करवाऊंगा। ये नहीं कि सर कॉस पाई बाई 6 की वैल्यू लिख दो हम निकाल लाएंगे, नहीं, वो तो निकाल ही लाओगे। ये माइनस जो है ये बाहर आ गया, कॉस इनवर्स ऑड फंक्शन होता, माइनस बाहर आ गया, ऐसा तो नहीं होता। माइनस कॉस इनवर्स में से बाहर नहीं आता। अगर आपके पास कॉस इनवर्स में माइनस एक्स लिखा होता है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स बनता है वो। अच्छा, पाई मतलब, तो ये माइनस एक्स लिखा हुआ है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स के अंदर कॉस पाई बाई 6। कॉस इनवर्स और कॉस ने एक दूसरे को कैंसिल किया। अब कैंसिल करने पे आंसर जो निकलेगा कॉस इनवर्स का, वो पाई बाई, कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल हुए तो आंसर तो कॉस इनवर्स इसका ही निकला, कितना, पाई बाई 6, और कॉस इनवर्स का आंसर पाई बाई 6 आ सकता है। आपने आंसर लिखा पाई माइनस पाई बाई 6, मतलब के 5 पाई बाई 6। तो पूरे कॉस इनवर्स का जो आंसर आया वो 5 पाई बाई 6 निकल कर आया। और आपको पता है कॉस इनवर्स की वैल्यू पाई से छोटी रहनी चाहिए और 0 से बड़ी, 0 और पाई के बीच में लाई करता है 5 पाई बाई 6। कोई तकलीफ की बात ही नहीं है इतने में। ठीक है, इसमें आपको बात समझ में आ रही होगी मुझे उम्मीद है। ये क्वेश्चन, उसके बाद हमारे पास एक और चीज आई, ये आपको बहुत मदद करेगी, प्रॉपर्टी 5। प्रॉपर्टी 5 क्या कहती है? प्रॉपर्टी 5 आपको बताती है कि कन्वर्जन ऑफ वन ITF into another, वन ITF into another, ये कन्वर्जन बताती है आपको। एक सेकंड, ठीक है भाई, देखा जाए कन्वर्जन ऑफ वन ITF into another कैसा कन्वर्जन आता है। इसके अंदर मेनली कैसे करते हैं, विथ हेल्प ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं कि आपके पास लिखा है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स लिखा है, आपको साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में लिखना है। ठीक है, आपने क्या किया यहां पर बल्कि y इज इक्वल टू तो फंक्शन बना दिया मैंने, मैं सीधा लिखता हूं कि साइन इनवर्स एक्स को आपको कन्वर्ट करना है कॉस इनवर्स एक्स में। पहला ये देखते हैं सिंपल। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स को आपने क्या किया, लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। अगर ये थीटा हो गया तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, साइन थीटा। मतलब साइन थीटा की वैल्यू एक्स हो गई, फॉरन ट्राइंगल बना लो, ये बहुत काम का कन्वर्जन होता है। ठीक है, ये आपने थीटा एंगल ले लिया,
साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हो गई x, हाइपोटेन्यूज हो गई 1, और इससे बेस आ गई आपके पास अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से आपने cos थीटा लिख लिया, cos थीटा की वैल्यू कितनी आई, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आई, थीटा की वैल्यू आई cos इनवर्स के अंदर अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स के बराबर थी, थीटा की वैल्यू वो आ गई, साइन इनवर्स की जगह क्या आ गया आपका, cos इनवर्स एक्स आ गया। मतलब आप यहां से बोलोगे कि साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू बराबर होती है cos इनवर्स के अंदर अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसी में कोई कहे कि नहीं इसे टेन में करो, टेन इनवर्स में करो, तो आपको दिख रहा है यहां से कि यहां से जो टेन थीटा निकल कर आएगा, टेन इनवर्स में करना टेन थीटा निकालेंगे, वो आएगा एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से आपका थीटा जो हो गया वो हो गया टेन इनवर्स के अंदर एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और थीटा ही साइन इनवर्स था, वो बराबर हो गए सब, इज इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट, अरे टेन इनवर्स में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोई अब इसके आगे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, और ये सब चीजें बराबर होंगी, आपको पता है कोसेक इनवर्स 1/x में, प्लस में फिर आपके पास अरे, और वही बराबर होगा आपके पास सेक इनवर्स में। अब तो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लगेगी 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के, और वही आपका टेन इनवर्स में पॉजिटिव मान के चल रहे हैं। देखो भैया, देखो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, थीटा जो हमने लिया थीटा, वो मैंने ट्राइंगल का एंगल ले लिया, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा, एक्स पॉजिटिव वैल्यू है, एक्स पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू इसका मतलब टेन इनवर्स के अंदर पॉजिटिव पड़ा हुआ है, कॉट इनवर्स निकालने में कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, ट्राइंगल में कन्वर्ट करके, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, इसको करने के लिए इसका यूज के लिए क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको कि क्या यूज आया इसके अंदर। कि अगर आपके पास ये दे रखा है सिंप्लीफाई करने को, कि क्या जरूरत पड़ जाती है सर इसकी, कि कॉस के अंदर कोसेक इनवर्स ए दे रखा है। ठीक है, आपने अभी तक ये पढ़ा है कि अगर कॉस के अंदर कॉस इनवर्स होता तो आप कैंसिल करके ए निकाल देते, लेकिन कॉस के अंदर है कोसेक इनवर्स, इसका मतलब आप इस कोसेक इनवर्स को अगर कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर पाओ तो कॉस और कॉस इनवर्स एक दूसरे को काट देंगे। अंदर कॉस इनवर्स बैठा है ना, अंदर नॉन पीरियोडिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मतलब एक कन्वर्जन ये कब होगा, जब आपके पास ट्रिग्नो के अंदर मेनली क्या दिक्कत है कि अंदर आईटीएफ आ गया। ठीक है, और ये अब डिफरेंट है, उसके लिए यूज होता है ये। ठीक है, तो आपने क्या किया कि कोसेक इनवर्स ए को आपने मान लिया थीटा, यहां से आपके पास कोसेक थीटा की वैल्यू ए आ गई। कोसेक थीटा की वैल्यू ए आने का मतलब ये ए है और ये 1 है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये अपने आप में अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस 1 है। यहां से आपने देखा कि कॉस थीटा की वैल्यू, अगर ये थीटा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए हो गई, तो थीटा की वैल्यू निकल आई आपके पास कॉस इनवर्स के अंदर अंडर रूट में, बल्कि आ तो गई वैल्यू भाई कोसेक इनवर्स ए को अगर मैंने थीटा बोला था, अगर इसको मैंने थीटा तो कॉस थीटा की तो वैल्यू चाहिए थी, ये रही कॉस थीटा की वैल्यू, ये आई वैल्यू निकल। क्या बोल दिया सर, अरे कोसेक इनवर्स ए को अगर थीटा बोला था, मतलब इसको थीटा बोला था, मतलब कॉस थीटा को सिंप्लीफाई करने को बोला था, कॉस थीटा की वैल्यू तो निकली है, कॉस थीटा की वैल्यू निकली है, बाद में तकलीफ नहीं होगी। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या इसमें पॉइंट क्या लिखवाया मैंने कि व्हेन ट्रिग्नो के अंदर आपके पास आईटीएफ है, ठीक है, और ये दोनों डिफरेंट है, तो आप क्या करोगे, कन्वर्ट द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम एज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कि अगर वो कॉस इनवर्स बैठा है और ये साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर लो, बेस्ट काम। ठीक है, आओ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो भाई, वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच, जिसके लिए क्या हो रहा है, फॉर विच साइन के अंदर कॉट इनवर्स के अंदर 1 प्लस एक्स बैठा हुआ है, इज इक्वल टू कॉस के अंदर टेन इनवर्स एक्स बैठा हुआ है। बहुत बढ़िया, कॉस के अंदर टेन इनवर्स एक्स, दोनों को अलग अलग तरीके से कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, आपने माना कि कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स जो है आपका वो थीटा है।
ठीक है, फौरन आपने ट्राइंगल, एक सेकंड ट्राइंगल बनाएंगे अभी, मतलब यहां से कॉट थीटा की जो वैल्यू है वो 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस एक्स। आपने ट्राइंगल बना लिया, इसको बोल दिया थीटा। कॉट का मतलब हुआ बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर 1 प्लस एक्स, ये 1 ये, ठीक है। ये कितना निकल कर आएगा, अंडर रूट में इन दोनों का स्क्वायर, ऐसे लिख देता हूं, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इधर क्या देखा आपने, इधर आपने बोला कि tan इनवर्स x को हम अल्फा मान लेते हैं, तो x की वैल्यू मेरे पास tan अल्फा आ जाएगी, x की वैल्यू tan अल्फा आ जाएगी, ये रहा अल्फा। tan अल्फा अगर x की वैल्यू, ये x है ये 1 है, tan अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर नीचे क्या लगा हुआ है, इसके 1 लगा हुआ है, ये अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा अच्छा, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको निकालना कॉस अल्फा, कॉस अल्फा ये था अल्फा, कॉस अल्फा निकालना है, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा की जो वैल्यू निकल कर आई वो निकल कर आई आपके पास 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पे क्या निकालना है आपको, यहां पे निकालना है साइन के अंदर, इसको थीटा मान चुके हो, साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा कितना होगा भाई, यहां से 1 अपॉन ये, ठीक है। आपका जो साइन थीटा हो गया वो हो गया 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। साइन के अंदर थीटा पड़ा हुआ था यहां पर, कॉस के अंदर अल्फा पड़ा हुआ था, वो दोनों बराबर दिए थे, एक्स की वैल्यू निकालनी थी, बराबर दे रखे हैं, बराबर रख देता हूं। यहां के हिसाब से आपका 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस और 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर हो गया 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के, ठीक है। आपने रेसिप्रोकल स्क्वायरिंग कर दी, ठीक है। इधर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 निकलता, एक 1 और है, प्लस 2 हो गया, और उधर लिखा हुआ होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, यहां से 2x की वैल्यू -1 आ गई, x की वैल्यू -1/2 आ गई, देखो तकलीफ नहीं होगी, x की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2, यही है आंसर अपना, कितना आंसर है, -1/2। सिंपल सा क्वेश्चन था एकदम, देख लो x की वैल्यू पूछ ली थी, ठीक है। कोई ऐसा तकलीफ दे बहुत क्वेश्चन आता नहीं है इसके अंदर, 2002 में IIT ने पूछा था, IIT ने, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ tan इनवर्स के अंदर अंडर रूट में x प्लस 1 प्लस साइन इनवर्स के अंदर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू π/2। इसके नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस निकालने हैं, ठीक है। थोड़ा सोचना है कि सर अगर साइन इनवर्स के साथ यहां पर कॉस इनवर्स होता तो हमारा π/2 आता, और कॉस इनवर्स के अंदर जो पड़ा होता और जो साइन इनवर्स के अंदर पड़ा हुआ है वो दोनों सेम होते हैं कि कॉस इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b इज इक्वल टू π/2 में, मतलब a इज इक्वल टू b। या फिर आप ऐसे देख लो कि tan इनवर्स के अंदर अंडर रूट में आपके पास x प्लस 1 पड़ा हुआ है इज इक्वल टू, इसको लिख दिया आपने π/2 माइनस साइन इनवर्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, ठीक है। अब आपका साइन इनवर्स के अंदर कुछ भी पढ़ा रहा है, ये y है, π/2 माइनस साइन इनवर्स y तो बनाएगा कॉस इनवर्स y, आपका आ गया कॉस इनवर्स y। कॉस इनवर्स के अंदर आपके पास अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ऐसे कर सकते हो। यहां पर tan इनवर्स के अंदर आपका अंडर रूट में एक्स प्लस 1। अब चाहो तो इसको कॉस इनवर्स में कर लो, कॉस इनवर्स कॉस में बराबर होंगे अंदर वाला बराबर, या उसको tan इनवर्स में कर लो, आपकी मर्जी में। इसको मैं थीटा मान रहा हूं, tan इनवर्स अंडर रूट में एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। आपके पास अंडर रूट में एक्स प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, tan थीटा आ गई। आपने फॉरन ट्राइंगल बना दिया कि ये तो रहा थीटा, ये अंडर रूट में एक्स प्लस 1 और ये रहा 1, तो जो हाइपोटेन्यूज निकल कर आएगी वो इसका स्क्वायर प्लस ये, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का अंडर रूट में निकल कर आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देख लो कि भाई इसका मैं स्क्वायर करूंगा, इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिखा हुआ है, उसमें प्लस में आप 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। यहां से अगर आपसे पूछा जाए कि कॉस थीटा कितना होगा, तो कॉस थीटा की वैल्यू होगी 1 अपॉन अंडर रूट में
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, कॉस थीटा की वैल्यू 1 ये, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, कॉस इनवर्स, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, कॉस इनवर्स 1/√, में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये थीटा की वैल्यू। थीटा क्या था आपका, ये तो था थीटा, इसकी वैल्यू कॉस इनवर्स में वो आ गई। आओ देखते हैं, मतलब कॉस इनवर्स के अंदर 1/√, में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू लिखा हुआ है कॉस इनवर्स √, में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। दोनों तरफ कॉस इनवर्स हैं, 1-to-1 फंक्शन होते हैं, सेम वैल्यू पे सेम फंक्शन वैल्यू आ रही होगी, मतलब 1/√, में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन की वैल्यू बराबर होगी √, में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अगर कोई नंबर और उसका रेसिप्रोकल बराबर हो जाए, इसका मतलब 1 के बराबर है, नहीं तो आप इधर मल्टीप्लाई कर दो, सेम चीज मल्टीप्लाई होगी, स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है। आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 1 आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू आपके पास 0 आ गई, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0 आ गया, एक्स की वैल्यू 0 आई और एक्स की वैल्यू कितनी आई, -1 आई, ठीक है। इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं। ये आंसर है क्या सर, नहीं। आंसर क्यों नहीं है ये, देखो चेक करना पड़ेगा, tan इनवर्स के अंदर कुछ भी जाता रहे मुझे कोई फर्क नहीं है, कुछ भी जाता रहे tan इनवर्स के, लेकिन साइन इनवर्स के अंदर -1 से 1 के बीच की वैल्यू जानी चाहिए, साइन इनवर्स के अंदर -1 से 1 के बीच की वैल्यू, हाँ -1 से 1 के बीच की वैल्यू, अच्छा ठीक है। रूट के अंदर वाला पॉजिटिव, हाँ वो पॉजिटिव है, क्यों, 0 पर पॉजिटिव है, यहां 0 पर देखो 0 आ रहा है, -1 पे 1, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है रूट के अंदर जो बैठा है, ठीक है। तो आपको देखना है कि √, में एक्स स्क्वायर, ये साइन इनवर्स के अंदर √, में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। मतलब जब मैं एक्स की वैल्यू 0 रख रहा हूं तो आपका साइन इनवर्स के अंदर 1 बन रहा है, कोई परेशानी नहीं है, π/2 निकलेगा। जब मैं x की वैल्यू -1 रख रहा हूं तो साइन इनवर्स के अंदर 1 बन रहा है, x की वैल्यू -1 रखने का मतलब ये 1 बना, ये -1 कट गए 1 बना, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों में, बिल्कुल सही, दोनों आंसर आपके। नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन इज इक्वल टू 2, 2 रियल सॉल्यूशन। इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है आपको कि कॉस के अंदर, आप वैल्यू भी निकलवाई जा सकती है वैसे तो इसकी, प्रूव दैट नहीं, वैल्यू निकालो, वैल्यू निकालोगे आप, कॉस के अंदर बैठा हुआ tan इनवर्स, के अंदर बैठा हुआ है साइन, के अंदर बैठा हुआ है कॉट इनवर्स x की वैल्यू बताओ, x के टर्म्स में वैल्यू बतानी है आपको, x के टर्म्स में। मतलब अगर सिर्फ x के टर्म में आपको आंसर देना है, सिर्फ x के टर्म में, तो इसका मतलब कि cos और cos इनवर्स एक दूसरे को काटने चाहिए, वही तो काटते हैं, तो ये cos इनवर्स में चेंज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये साइन है, ये साइन इनवर्स में चेंज होना चाहिए, तभी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। अच्छा, तो पहले क्या करते हैं कि cot इनवर्स x को थीटा लिख लेते हैं, मतलब कि cot थीटा की वैल्यू x आ गई, ठीक है। ये रहा थीटा, ये रहा cot है ना, ये रहा x, ये रहा 1, ये √, में आपके पास 1 + x²। आपको कॉट इनवर्स को कन्वर्ट करना है साइन इनवर्स में, क्योंकि साइन इनवर्स के बाहर साइन लगेगा, एक दूसरे को हटा देंगे, आपको तो रिड्यूस करना है ना, एक्स को बाहर निकालना है। तो साइन कितना आएगा यहां से आपको पता चल गया कि साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू आई टोटल निकल के आपके पास 1/√, में, ये साइन थीटा की वैल्यू। अगर आपने कॉट इनवर्स एक्स को थीटा रख दिया था तो साइन थीटा, यही तो है साइन थीटा भाई, यही तो है साइन थीटा, इस साइन थीटा की तो वैल्यू निकल कर आई है 1/√, 1 + x², इस पूरे की वैल्यू, ये साइन थीटा की आई है, इस पूरे की जगह, मतलब tan इनवर्स के अंदर ये रखने जा रहा हूं, मतलब आपका क्वेश्चन बन गया cos के अंदर, tan इनवर्स के अंदर 1/√, में 1 + x²। अब आप चाह रहे हो कि सर ये tan इनवर्स अगर cos इनवर्स में बढ़ जाए तो एक दूसरे को काट देंगे, बिल्कुल यही चाह रहे हैं। तो आपने माना कि लेट आपका tan इनवर्स के अंदर 1/√, में 1 + x² जो लिखा हुआ है, ठीक है, इसको अल्फा ले लिया, मतलब यहां से आपका tan अल्फा जो निकल कर आया वो 1/√, में 1 + x², ठीक है। यहां आपने ट्राइंगल बना लिया फौरन, ये आ गया अल्फा, ये 1, ये √, में 1 + x², ठीक है। ये √, में 2 + x², देख लो भाई, इसका स्क्वायर करूंगा तो 1 + x² निकलेगा, वो 1, मतलब 2 + x²। आपको क्या चाहिए, आपको तो कॉस चाहिए, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो √, के अंदर आपके पास
एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये वैल्यू निकल कर आएगी। अच्छा कॉस अल्फा की वैल्यू, ये था कॉस और इसको माना था आपने अल्फा, मतलब कॉस अल्फा की वैल्यू चाहिए थी, इसके टर्म्स में वही निकल आई, ये आ गई वैल्यू कॉस अल्फा की वैल्यू। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। मतलब उस पूरे टर्म में कॉस के अंदर, टेन इनवर्स के अंदर, साइन के अंदर, कॉट इनवर्स एक्स जो लिखा था उसका आंसर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, जहां पर आपको पता है कि डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, मतलब ये वैल्यू एक से छोटी है, एक से छोटी वैल्यू पे रूट लगाऊंगा और एक से छोटी हो जाएगी। ये पूरा आंसर था किसका, बाहर का फंक्शन कौन है, कॉस। कॉस एक से बड़ा तो हो नहीं सकता, ठीक है, तो आंसर एक से छोटा ही आना था, रूट लगा हुआ पॉजिटिव वैल्यू एक से छोटी, कॉस का आंसर। इतनी बात में तकलीफ नहीं होगी मुझे उम्मीद है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अगर आपका जो है 0 से लेकर x तक, देन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नॉर्मल ब्रैकेट कोई घबराना नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया क्या, x कॉस के अंदर कॉट इनवर्स x, बिल्कुल सही, कॉस के अंदर कॉट इनवर्स, ठीक है, प्लस साइन के अंदर कॉट इनवर्स x का होल स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, होल स्क्वायर हो रहा है, फिर लगा हुआ -1, फिर लगा हुआ -1, अच्छा ठीक है, और उसकी पावर में लगा हुआ 1/2, मतलब स्क्वायर रूट है उसका, वह बहुत बढ़िया, ठीक है, की वैल्यू कितनी होगी, x अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। IIT का क्वेश्चन है, जेई एडवांस 2008, जब वो IIT के नाम से जाना जाता था, ठीक है। एक सी आपका x अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी आपका अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इनमें से x अंडर रूट प्लस स्क्वायर, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x और x अपॉन, ठीक है, ये आंसर निकालना है। क्या हुआ है ये, क्या लिखा है भैया, क्या लिखा है, कॉस के अंदर भी थीटा पड़ा है, साइन के अंदर भी थीटा पड़ा है, आपने कहा बहुत बढ़िया है, मतलब कि हमने फौरन कॉट इनवर्स x को थीटा ले लिया, x की वैल्यू कॉट थीटा आ गई। आपने यहां बनाया इधर ट्राइंगल, फॉरेन ट्राइंगल, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को आपको कॉस इनवर्स में करना है, ये डिसीजन आपको लेना है, कोई बताएगा नहीं। क्यों करना है सर कॉस इनवर्स में, क्योंकि बाहर कॉस लगा, दूसरे को कैंसिल करेंगे, इसको भी कॉस इनवर्स में, नहीं क्या करोगे कॉस इनवर्स का, इसको कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना कोई फायदा नहीं है, इसको आप साइन इनवर्स में करो, क्योंकि बाहर साइन बैठा है, तो जो बाहर बैठा हो ट्रिग्नोमेट्रिक उस वाले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में कन्वर्ट करेंगे। तो कॉट थीटा की वैल्यू अगर x आ गई तो कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये 1, ये अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां से आपका जो साइन थीटा निकल कर आएगा वो 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो आपका कॉस थीटा निकल कर आएगा वो x अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। भैया ये कॉस के अंदर थीटा बैठा था, वो साइन के अंदर थीटा बैठा था, मतलब साइन थीटा की वैल्यू 1 अपॉन, इसकी पूरे की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या था क्वेश्चन भाई, ये था अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है, फिर ये बड़ा, ये ब्रैकेट था बड़ा वाला, फिर ये x के बाद कॉस थीटा था, और कॉस थीटा की वैल्यू आई कितनी थी, x अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस में फिर साइन थीटा था, साइन थीटा की 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसके ऊपर लगा हुआ था स्क्वायर, और अच्छी बात है -1, और इस पूरे के ऊपर लगा था 1/2 बड़े ब्रैकेट में, अंडर रूट था। एलसीएम आने को एकदम तैयार है, एकदम तैयार है, एलसीएम कह रहा हमें लाओ, अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपनी जगह बैठा हुआ है, ये लगा हुआ है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो रहा है -1 की पावर में लगा हुआ 1/2, बहुत बढ़िया, ठीक है। क्या करेंगे क्या, ये अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसको काटेगा, है ना भाई, या फिर आप पहले स्क्वायरिंग कर लो, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये ऐसे ही निकल आएगा, ठीक है। ये अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसको काटेगा, इसे बना देगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऊपर वाले को अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर निकलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ निकला एक्स स्क्वायर प्लस 1, माइनस का 1 लगा हुआ, पावर है 1/2। ध्यान से देख लो, ये सेम वैल्यूज है, अंडर रूट में रूट लगा हुआ इस पे, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसको काटेगा, ये आएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसका स्क्वायर होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फिर वो माइनस का 1 लगा, 1 से 1 कट गया,
अब एक्स स्क्वायर पे जब 1/2 का रूट लगा रहे हो आप तो एक्स निकल कर आएगा, कितना आंसर आएगा, एक्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आपके ऑप्शन में था क्या, ये एक्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। किस चीज का काम चल रहा है, किस चीज का काम चल रहा है, ये काम चल रहा है सबके एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में। चारों ही क्वेश्चन आईआईटी ने पूछ रखे हैं, चारों आईआईटी के क्वेश्चन थे। तो शुरुआती आईआईटी क्वेश्चन से करोगे, आसान आसान क्वेश्चन होता है इसका, क्या करवाएं। और ठीक है, इतनी बातें मुझे उम्मीद है अभी तक तो प्रॉब्लम हुई नहीं आपको। बाकी पहले दिन के हिसाब से बहुत ज्यादा हो गया अब तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एकदम से, बाकी देखते हैं कल। पूरी कोशिश करूंगा कि संडे को भी क्लास लेके खत्म कर दूं इसी हफ्ते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टर्न पे देखते हैं इसके अंदर।